उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सुविधा, एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग करने वाले पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। बहुत दिमाग खराब हुआ पड़ा है। अच्छा चलो तो स्टार्ट करते हैं। एसएससी के न्यू पैटर्न को डिसाइड करो, डिकोड करो सर। अच्छा, आशु जी लिख रहे हैं कि एसएससी के न्यू पैटर्न को डिकोड करो। अच्छा, कौन सी कोडिंग लगा दें बताओ तो डिकोड हो जाएगा हैं। अभी 2 दिन से गुइयाँ छील रहे थे बैठ के यहाँ पे हम लोग, क्यों? 2 दिन से गुइयाँ छील रहे थे, ये आज धनिया छीलने आए यहाँ पे हम लोग? क्या करने आए यहाँ पे? डिकोड करो, कुछ भी लिख दो बस, कुछ भी बस, क्यों? चलो भाई, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले घुइयाँ क्या होता है? घुइयाँ बेटा तुम्हारे यहाँ अरबी बोलते हैं उसको, वही होता है घुइयाँ। देखो भाई, तो डिकोड हम कर चुके हैं एसएससी के पैटर्न को, ओके। और तुम्हें क्या चीज़ें ध्यान रखना है? 3 शब्द ध्यान रखने हैं। वो 3 शब्द जो तुम सुनना चाहते हो उससे, वो नहीं, जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ उन पे फोकस करो। सोफिस्टिकेटेड, होलिस्टिक एंड अफर्मेटिव। आहा, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड, होलिस्टिक, अफर्मेटिव, बस यही एडिक्विटी का जो भी है उसका यही ब्रह्मास्त्र है। यही 3 शब्द, बस यही जीवन का परम सत्य है। इनको जो समझ गया उसका भी बेड़ा पार है। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? सोफिस्टिकेटेड, होलिस्टिक, अफर्मेटिव, कल भी यही था, आज भी यही रहेगा और आने वाले कल में भी यही रहेगा। यानी कल हिस्ट्री का करेंगे तो उसमें भी यही रहेगा। शुरू करते हैं, दिखाते हैं। तो टोटल जितने भी हमारे आई थिंक 84 क्वेश्चन हैं, 83 लिखे हुए हैं, 84 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, देखो भाई सिंपल है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। कोर सब्जेक्ट की नॉलेज प्लस ये 3 सोफिस्टिकेटेड, होलिस्टिक, अफर्मेटिव, या फिर इसी को तुम बोल दो निट्टो, जो हम लोग निट्टो पढ़ते हैं, निट्टो, निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। एंड व्हाट इज दिस निंजा टेक्निक? टेक्निक हम सीखते हैं। सोफिस्टिकेटेड, होलिस्टिक, अफर्मेटिव जनरली सही होते हैं। एक्सट्रीम कीवर्ड्स लाइक ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, ऑल जनरली गलत होते हैं। कोर सब्जेक्ट की नॉलेज और ये चीज़, नथिंग नीडेड बियॉन्ड दिस, इसके अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल भी यही सेम चीज़ अप्लाई करके दिखाया था, आज भी यही करके दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन जो तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी, जो बहुत स्टूडेंट्स को हवा भी नहीं लगेगी, वो हम सिर्फ निट्टो से सॉल्व कर देंगे। समझे आप? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट? तो इसमें क्या निट्टो लगेगी? द आंसर इज नो। तो फिर क्या लगेगा? कोर सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो लग जाएगी। सिंपल, हमें पहले कोर सब्जेक्ट की नॉलेज को अपना नॉलेज का यूज़ करना है, ठीक है। निट्टो वगैरह
जो बाद में इम्प्लीमेंट करना है, जब हमें क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट? बैंकिंग, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। अब बैंकिंग यूनियन लिस्ट, डिफेंस यूनियन लिस्ट, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज समवर्ती सूची में है, एजुकेशन यानी शिक्षा, पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था। आंसर इज पब्लिक ऑर्डर। आंसर इज पब्लिक ऑर्डर। एजुकेशन भी पहले जो है ये स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन ध्यान रखना 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और हाँ आपको लास्ट में स्कोर बताना है, तो एक एक क्वेश्चन का ट्रैक करते रहना कितना क्या आपने सही किया। 42nd अमेंडमेंट से एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले इसमें थे टोटल 66 सब्जेक्ट्स, अभी कितने हैं? 61। कॉन्करेंट में पहले थे 47, अभी कितने हैं? 51। यूनियन में थे पहले 97, अभी कितने हैं? 100। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक पे। तो यूनियन लिस्ट पे कौन लेजिस्लेट कर सकता है जो ये सब्जेक्ट्स है? 100। पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने कर दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ये आपको कमेंट में बताना है। हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? व्हाट इज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड सेंटर, सॉरी यूनियन एंड स्टेट्स, दैट इज सेंटर एंड स्टेट्स। कैसा रिलेशन है इंडिया में? अगर हम देखें तो इंडिया में ऐसा रिलेशन है कि पावर का डिवीजन तो है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, लेकिन यूनियन दैट इज सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं। ठीक है, इस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में देखने को मिलता है। लेकिन जब आर्टिकल 356, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, या फिर जिसको हम स्टेट की इमरजेंसी भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल है, तो उस केस में क्या होता है? यूनियन पावरफुल हो जाता है, उसका कंट्रोल स्टेट के ऊपर भी आ जाता है। जब क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तब। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, जो मंत्री परिषद होती है स्टेट की, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इट मे बी डिसॉल्व और मे नॉट बी, सो इट इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का इससे क्या लेना देना आर्टिकल 356 से? जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये हमने कहाँ से बोरो किया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो या फिर जुडिशियल रिव्यू हो, अंडर आर्टिकल नंबर 137 न्यायिक समीक्षा। इट प्रमोट्स डिसेंट्रलाइजेशन। इससे डिसेंट्रलाइजेशन का क्या लेना देना? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सेंटर से पावर नीचे की जो हमारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की हो या लोकल गवर्नमेंट हो, उनके पास पावर्स जा रही हैं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इट अलाउज सेंटर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स। यस, जब भी मैंने आपको बताया ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है, इट इज़ द सेम थिंग कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया था। इट एनफोर्सेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं। ठीक, तो आंसर, और यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से बोरो किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है हमने कॉन्करेंट लिस्ट। एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि किसने जो इंडिया का फेडरलिज्म है उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रिमार्क किया था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट? भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? सिर्फ विधायी, सिर्फ कार्यपालिका का, केवल न्यायिक, या फिर कार्यपालिका और विधायी दोनों का? देखो, अब जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं सर, थोड़ा फास्ट करिए बेटा। क्यों? पनवेल निकलना है क्या? वैसे तो सुबह हो चुकी है। एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे, ठीक है, जिसको अगर जल्दी हो कि नहीं हम तो बहुत तेजू हैं और ये कैसा क्या चल रहा है, हमें तेज करना है, तो आप जाइए यहाँ से। आप जब रिकॉर्डेड हो जाएगा लेक्चर, लाइव मत करिए, आप जब रिकॉर्डेड हो जाए तो आप फास्ट स्पीड पे कर लीजिएगा, क्योंकि यार मैं तो इतनी स्पीड से करा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं तेज कर दूंगा। तो वही है
कंबल तो चद्दर तो उतने साइज़ का, थोड़ा ऊपर करूँगा तो पैर खुलेंगे, थोड़ा नीचे करूँगा तो सिर खुलेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से चद्दर एडजस्ट कर लेना, चद्दर साइज़ यही रहेगा। एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो उसमें क्या क्या पढ़ते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक और कौन बंदा है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता। तो ये बात तो तय है कि ये नहीं हो सकता है, और ये जुडिशरी में क्या आएगा भाई? वाइस प्रेसिडेंट, ये नहीं हो सकता है, यानी ए और सी तो नहीं हो सकता है। आंसर यहाँ होगा डी, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था, क्वाजाई फेडरल केसी वेरे ने बोला था, एंड फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग या फिर फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये बोला था आइवर जेनिंग्स ने। Which of the following pairs is correctly matched with respect to the schedules of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? अब बच्चा बच्चा जानता है क्या? बूढ़े प्रधानमंत्री के आंसुओं को, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्यों? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टेरिटरी, दैट इज जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनका नाम और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। एमोल्यूमेंट यानी भत्ता, एफर्मेशन एंड ओथ, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज जिनको हम ट्राइबल एरियाज भी बोलते हैं, 6 शेड्यूल में आते हैं। 7th में फेडरल प्रोविजंस, दैट इज यूनियन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं किसमें? 8th में। टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं जरा बताइए? 9th लैंड रिफॉर्म्स, 10th डिफेक्शन, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। ये लास्ट के जो 4 हैं उनको अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। कौन कौन से अमेंडमेंट से? इसको फर्स्ट अमेंडमेंट से, इसको 52nd अमेंडमेंट से 1951, 1985, ठीक है, इसको 73rd अमेंडमेंट से 1992 और इसको 74th अमेंडमेंट से 1992। अब 11th शेड्यूल में पंचायत है, सही है। 12th में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं है, यहाँ तक कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तो किसी भी शेड्यूल में नहीं है। 12th शेड्यूल में तो म्यूनिसिपैलिटी है। पूछ क्या रहा है करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10th में अगर बात करेंगे तो डिफेक्शन के प्रोविजंस के बारे में चर्चा है, दल बदल विरोधी कानून। 9th में अगर बात करेंगे एलोकेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये 7th शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में है। ये जो 9th शेड्यूल है ये आपका आएगा किसमें? 9th शेड्यूल में आएगा आपका लैंड रिफॉर्म्स, जो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ। आप बताओ जरा कमेंट में, अगर मुझे 7th शेड्यूल अमेंड करना है तो किस तरह का अमेंडमेंट नीडेड है? क्या आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा, और किस तरह का होगा, ये आप बताओ। Which of the following powers granted under the Criminal Procedure Code Identification Act of 2022 extends beyond the scope of its predecessor, the Identification of Prisoners Act of 1920? अब इतना देख के हवा टाइट हो गई, लेकिन हमारी हवा ढीली होगी अभी। कैसे? वही सोफिस्टिकेटेड, होलिस्टिक और एफर्मेटिव और एक्सट्रीम कीवर्ड्स का लॉजिक, दैट इज इन सिंपल टर्म्स निट्टो। तो फेडरल प्रोविजंस को आपको अमेंड करना है तो पहली बात तो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट टू विद रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। और रैटिफिकेशन में किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है? सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ओनली। ओके, अब which of the following powers granted under the Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Act of 2022 extends beyond the scope of Identification of Prisoner Act 1920? Permitting collection of biometric and biological data, restricting identification procedure only to convicts, limiting law enforcement access to stored data, and allowing only fingerprints for crime investigation. खुद अटेम्प्ट करो पहले, देन मैं आपको जो बताऊंगा देन वो सुनना आप, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा कि भाई आप अगर मान लो आप गलत करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये थॉट प्रोसेस रखना था, ये नहीं रखना था, और अगर सही करोगे तो फिर बढ़िया ही है। देखो अलाउइंग, अब जैसे मान लो मुझे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, तो अलाउइंग ओनली फिंगरप्रिंट्स, मतलब सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल वगैरह ये सब कुछ नहीं चलेगा क्या? फिंगरप्रिंट्स के अलावा कुछ और भी अगर चल गया तो अपने आप स्टेटमेंट गलत हो गया। रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर ओनली टू कन्विक्ट्स, ओनली टू कन्विक्ट्स, जो मान लो सस्पेक्ट्स हैं वो, जो मान लो कि जो ऐसा हो सकता है कि भाई जो बोल सकते हैं जिन्होंने एक तरह से उस क्राइम को होते हुए देखा वो,
पहचान प्रक्रियाओं को केवल दोषियों तक सीमित रखना, दोषियों के अलावा अगर कोई और होगा तो अपने आप ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली दो ऑप्शन है। लिमिटिंग लॉ एनफोर्समेंट एक्सेस टू स्टोर्ड डेटा, परमिटिंग कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा। अब तुम मुझे बताओ कौन सा, मैंने तो अभी कुछ नहीं बताया ना आपको ASE में, तुम मुझे बताओ। और जिन लोगों को अगर पहले से आंसर पता है, ठीक है, तो वो स्टड मत बनना कमेंट्स में, ठीक है, शांति से बैठना फिर। लेट द पीपल आंसर, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई आंसर करता है और कोई आंसर कर रहा होता है तो लोग अपने आंसर चेंज कर देते हैं। तो ये काम भी बिल्कुल मत करना, जो तुम्हें लग रहा है वो तुम लिखना कमेंट्स में। ऐसा नहीं कि ये बोल रहे हैं, ये भैया ये दीदी ये लिख रहे हैं तो हम भी वो लिख देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ए लोग लिख रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस है, एफर्मेटिव है, होलिस्टिक है। अब कोई भी चीज़ जब हम आगे बढ़ रहे हैं 1920 में यहाँ बढ़ रहे हैं तो हम लिमिट थोड़ी ना करेंगे, स्कोप को और बढ़ाएंगे हम, ना कि चीज़ों को लिमिट करेंगे। हाँ, ए फॉर आजा मेरे सर्कल में आजा। हाँ, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 360, 356, 352 या 365, बताइए। बिल्कुल स्पिट्स, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड्स बियॉन्ड द स्कोप, मतलब उसके बियॉन्ड जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब सिंपल यहाँ पे कोर सब्जेक्ट की नॉलेज लग रही है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है विद इन 1 month एंड दैट टू विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन जब अगर इसको हटाना होता है प्रेसिडेंट रूल को, तो उस केस में प्रेसिडेंट खुद से भी हटा सकता है, और अगर लोकसभा ने सिंपल मेजॉरिटी से बोल दिया तो भी हटाना पड़ेगा। दैट मीन लगाने के लिए स्पेशल चाहिए, और वो भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में। हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा में, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो खुद से भी हटा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी, कमेंट में बताइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी, ये भी बताइए। तो नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करेंगे तो 3 बार लगी है। 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हुआ, और 1975 में कोई वॉर नहीं हुआ था। इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लगाई गई थी इमरजेंसी को। किस अमेंडमेंट से वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया था फ्रॉम आर्म्ड रेबेलियन? फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगती है तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को कम कर सकता है, ठीक, क्योंकि आज तक कभी लगी नहीं है। और आर्म्ड रेबेलियन वर्ड को रिप्लेस किया गया था थ्रू दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978। इसी अमेंडमेंट से आर्टिकल 352 में कैबिनेट वर्ड को जोड़ा गया था कि भाई प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट से पूछ के ही प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के बोल सकता है। नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। अगेन कोर सब्जेक्ट की नॉलेज से होगा, यहाँ पर कोई निट्टो वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आप ये चीज़ को नोटिस करोगे, चाहे कोई भी, अभी एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा अगर ठीक है, जो भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, या फिर अगर आपने फैटमैन से पढ़ा है तो सारे आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, उसको तो हम निट्टो से उड़ाएंगे अभी। उसको तो उसी लिए तो यहाँ पर लेक्चर हम कर ही रहे हैं, ताकि वो सीखें कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को सही करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। एंड आप पाएंगे कि ये जो मान लेते हैं कि 82 क्वेश्चन है, उसमें 15 क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारी निट्टो की टेक्निक हो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में तो लगेगी, और मैं नहीं लगाऊंगा, आप खुद लगाओगे, इसीलिए मैं आपको खुद करने को बोलता हूँ, ठीक है। नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया, कौन सी नहीं है? ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो एक आर्टिकल में है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 338A में है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 338B में क्या है ज़रा बताना। तो स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो कोई एक्ट के थ्रू बनती हैं, स्टैट्यूट के थ्रू क्रिएट होती हैं। जैसे कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है 1993 का, जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है उससे बना है। ये जो आपका ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, ये 1990 के एक्ट से बना है। 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है। आर्टिकल 338 में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। इसमें पहले क्या हुआ करता था? दोनों एक ही हुआ करते थे। देन 89th अमेंडमेंट ने दोनों को क्या कर दिया? बाइफरकेट कर दिया, SC के कमीशन को और ST के कमीशन को। 65th वाले ने क्या किया था? इनको ऑफिसर से कमीशन बनाया था। 89th ने कमीशन को अलग अलग किया था।
Which schedule of the Constitution contains provision for the disqualification of legislators under the anti-defection law? अभी देखा हमने कौन सा शेड्यूल है, डिफेक्शन लॉ। और कमेंट में बताइए कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसका डिसीजन फाइनल होता है, किसका डिसीजन फाइनल होता है। अब 9th शेड्यूल की जब मैं बात करता हूं तो इसमें तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं, इसमें तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में? लैंड रिफॉर्म्स। एंड साथ ही साथ इसी में लिखा हुआ था कि कोई भी लॉ जो बनाया, चाहे पार्लियामेंट चाहे स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें डाल देंगे, उसको जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन बाद में हमने देखा था कि केशवानंद भारती के 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। तो और एक केस है IR कोयलो केस, उसको हम बोलते हैं 9th शेड्यूल केस के नाम से जानते हैं। आंसर इज 10th वाला। ये पंचायत है, ये क्या है, लैंग्वेजेस के बारे में इसमें दिया हुआ है। टोटल कितनी लैंग्वेजेस दी हुई हैं? तो टोटल पहले 14 थी, अभी 22 हो चुकी हैं, जिसमें हमें पता है कि एक 21st अमेंडमेंट, एक 71st अमेंडमेंट और एक 92nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और BDSM दैट इज बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, इनको जोड़ा गया है। ओके, नाउ 10th शेड्यूल, इसमें डिसीजन किसका फाइनल होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। जैसे लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन यहाँ पर फाइनल होगा। एंड किस पर्टिकुलर केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि हिज डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कौन सा केस था वो? उस केस का नाम था कीहोटो होलोहान वर्सेस जचिलू केस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी डिफेक्शन कब कब काम करता है ये पता होना चाहिए। अगर कोई एक अपना जिस पार्टी से कोई चुनाव लड़ के आया है, जीत के आया है, वो पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, या फिर एकदम निर्दलीय है, यानी किसी पार्टी से चुनाव नहीं वो लड़ा था, वो जीत गया है और वो फिर बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो ठीक है। और ये पता होना चाहिए अगर वो कोई विप के डायरेक्शन, विप पॉलिटिकल पार्टी का हर एक विप होता है दोनों हाउसेज में, हर पॉलिटिकल पार्टी का, वो जो जिसको बोलता है उसी को आपको उसी हिसाब से काम करना होता है। प्रेजेंट आप ठीक है, एब्सेंट और आपकी जो वोटिंग है वो सब उसी के हिसाब से चलेगी। आपने उसके कॉन्ट्ररी किया तो भी डिफेक्शन लग सकता है। और अगर पार्टी का जो मर्जर होता है वो एक्सेप्शन होता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 91st अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया था। 91st अमेंडमेंट को सही आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब करी गई थी कि 15% ऑफ द लोअर हाउस, चाहे वो लोकसभा हो इन द सेंटर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, 15% ऑफ टोटल जो लोकसभा है उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता है। Which principle of Digital Personal Data Protection Act of 2023 ensures that entities collecting personal data must obtain explicit consent from individuals? करिए। एंड अगेन प्लीज़ जिनको आंसर पता है पहले से, उन्होंने देख रखा है आंसर, तो प्लीज़ कमेंट में आप रुक जाइए अभी, ठीक है। आपको पता है तो अच्छी बात है, तो मत रखिए अभी, करिए कमेंट में, ठीक है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं तो कोई इम्प्रेस देखो हो जाएगा। यहाँ पे सब ऑनलाइन है, ऑफलाइन में तो समझ में भी आता है कि ठीक है क्लास के बाहर और ठीक है चीज़ें हो सकती हैं, एग्जीक्यूट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ही काम करेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपने भावनाओं को, अपने हार्मोन्स को थोड़ा सा कंट्रोल करो अगर ऐसा है तो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है इसलिए बस बोल रहा हूँ। वो कौन से वीडियो में मिलेंगे? आशु राजपूत नहीं होगा तो मैं समराइज़ कर दूंगा। वैसे मैंने जैसे मेंस के लिए पिछला वाला मेंस हुआ था, उससे पिछला मेंस हुआ था, उसे मैंने निट्टो टेक्निक में बताया था, ठीक है। नहीं होगा तो मैं इनको समराइज़ कर दूंगा, ठीक है। मुझे आता है इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, हाँ ये अच्छी बात है। आंसर बताओ भैया। सोनी सी 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 ए सी, ओके ठीक है। अब चलो देखते हैं अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, टफ है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ना तो भाई देखो जितना लंबा स्टेटमेंट होगा ना, बस समझ लो कि उतना ही तुम्हारा आसान हो गया, वो उतना ही आसान हो गया, क्योंकि स्कोप बढ़ जाता है उसमें। या तो उसमें डेटा होगा, या एक्सट्रीम कीवर्ड होगा, या होलिस्टिक अफर्मेटिव टाइप होगा। यहाँ पे क्या है, दो तीन शब्द के ऑप्शन है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, बट फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच प्रिंसिपल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 एंश्योर दैट एंटिटीज़, ये इंश्योर करता है कि जो भी एंटिटीज़ पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही हैं वो कंसेंट लें इंडिविजुअल से। जैसे मान लो मेरा डेटा लिया जा रहा है, पर्सनल डेटा, तो मुझसे पहले सहमति लिया जाए। जैसे फ़ोन में आता है ना कि आप इसको एक्सेस देना चाहते हैं, हाँ, ये आपको नोटिफिकेशन भेज, तो सारी चीज़ें एक्सेस सब कुछ हम ही करते हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल है? पर्पस लिमिटेशन, स्टोरेज रिडक्शन कंप्लायंस,
डेटा लोकलाइजेशन या नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क? बताओ। ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी चॉइस से वो डेटा लिया जाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर मुझे अटेम्प्ट करना है तो किस तरह से कर सकता हूँ कि मेरी चॉइस से ही डेटा लिया जा सकता है? नोटिस दिया जाएगा और मेरी चॉइस सेलेक्ट करी, मुझे ऑप्शन दिया जाएगा, उस फ्रेमवर्क के तहत लिया जाएगा। डेटा लोकलाइजेशन का तो मतलब ये हो गया डेटा स्टोर किया जाएगा एक लोकलाइज्ड सिस्टम में, एक लोकलाइज्ड जगह में। उसकी तो बात हो नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। डेटा स्टोरेज की तो बात हो नहीं रही, तो एटलीस्ट बी और सी तो आप वो कर सकते हैं। पर्पस लिमिटेशन मान सकता हूँ यहाँ पर, जिन लोगों ने ए दिया है मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है आपने कुछ इस तरह का सोचा होगा, लेकिन बी और सी को तो एलिमिनेट कर सकते थे आप, ठीक। देखो धीरे धीरे आप सीखोगे, इस तरह के क्वेश्चन मैं लेवल 2 में रखूँगा, आप प्रैक्टिस करते चलोगे। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए पेपर का पैटर्न, जैसा पहले था वैसा होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो मज़े आ जाएंगे तुम लोग को, मैं बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर इफेक्ट ऑफ द 42nd अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट जो 42वां संविधान संशोधन है, उसका प्रमुख प्रभाव था, क्या प्रमुख प्रभाव था? इसमें कोई निट्टो की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नॉलेज काम करेगा। इट एबॉलिश डीपीएसपी। भाई हमने एक भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं पढ़ा है कि उसने डीपीएसपी को एबॉलिश किया हो। हम ये पढ़ते हैं कि डीपीएसपी ऐड हुई हैं। 42nd अमेंडमेंट से कितनी ऐड हुई ज़रा बताओ? 42nd से हुई है, 44 से हुई है, 86 से हुई है और 97 से हुई है, यही पढ़ा है। 44 से 4 डीपीएसपी ऐड हुई हैं, जो हमें पढ़ते हैं कि गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। फ्री लीगल एड टू द पुअर 39A आर्टिकल, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, ओके, एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कराना है 48A, और चिल्ड्रन के लिए काम करना है, कौन सा होगा? 39 सप्लॉज F, ठीक। तो ये 4 डीपीएस ऐड करी गई, अबॉलिश नहीं करी गई हैं। इट इंक्रीज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो हम पढ़ते ही हैं कि भाई हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस करी हैं। बाकी भी देख लेते हैं क्योंकि मेजर इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस की, ऐसा तो कुछ नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो देवर ओरिजिनली द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट रिड्यूस द टर्म ऑफ लोकसभा टू 4 years, ऐसा भी नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेहद ही आसान है, ठीक, क्लियर। तो लोकसभा का जो टर्म है वो इमरजेंसी में, आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है 1 year एट अ टाइम, 1 year एट अ टाइम, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, इनडेफिनिट पीरियड तक के लिए, यानी कि कोई समय वो सीमा नहीं है इसमें। अगर इमरजेंसी लगी है और आप पार्लियामेंट का अप्रूवल ले रहे हो तो आप लोकसभा को, और लोकसभा की जो टेन्योर है, जैसे 5 साल पूरे हो चुके हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हो, बार बार बढ़ा सकते हो, बशर्ते इमरजेंसी लगी होनी चाहिए और आप पार्लियामेंट से अप्रूवल ले रहे हो। विच, और अगर इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट तो 6 महीने से बियॉन्ड आपका फिर वो नहीं बढ़ सकता है लोकसभा का जो टेन्योर है, अगर 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? बेहद ही आसान सवाल है ये, ठीक है। 24th अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने कहाँ पढ़ाया था 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971? 44 तो हमने देख लिया अभी। 44 तो एक तो कैबिनेट वर्ड को जोड़ा, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन जोड़ा, और 44th ने डीपीएसपी को ऐड किया आर्टिकल नंबर 38 के क्लॉज बी में, विच इज़ टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। 86 ने आर्टिकल नंबर 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया, अर्ली चाइल्डहुड केयर डाला, और जो इसमें पहले कंटेंट था वो आर्टिकल नंबर 21A में शिफ्ट कर दिया, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। 97 से आपको पता है आर्टिकल 43B, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 24th अमेंडमेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट को ये बाउंडेशन दे दी कि भाई प्रेसिडेंट, अब तुम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें जो तुम्हारी एसेंट है वो मैंडेटरी है, यानी कि कोई वीटो पावर नहीं काम कर सकती है तुम्हारी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया तुम्हारे पास तो, यानी कि तुम्हें अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। करिए, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द भारतीय न्याय संहिता? करिए जरा और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही करते हैं। कर लिया? वीडियो पॉज करके आप अपना टाइम ले सकते हो, टाइम लो यहाँ पे, वो मत सोचो कि एग्ज़ाम हॉल में हमें इतना जल्दी करना है। अभी जल्दी नहीं, अभी आप टाइम लो, ठीक है। लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो, गद्दारों। हाँ भाई, गद्दारी मत करो, गद्दारी कर बे। भारतीय न्याय संहिता BNS इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंस। एफर्मेटिव है,
भाई हमें शक तब करना है जब एक्सट्रीम कीवर्ड हो या कोई डेटा या फैक्ट दिया हो, शक हमें तब करना है। ठीक। द स्कोप ऑफ समरी ट्रायल्स हैज़ बीन लिमिटेड टू ओनली सीरियस ऑफेंसेस अंडर द न्यू लॉ, यानी इसको लिमिट कर दिया गया सिर्फ स्कोप ऑफ समरी ट्रायल्स। जो समरी ट्रायल्स हैं वो सिर्फ सीरियस अगर कोई क्राइम किया गया तो ही हो सकता है, उसके लिए बाकी के लिए नहीं हो सकता है। भाई ये नया है, भारतीय न्याय संहिता है BNS। ठीक है, चीज़ें और बढ़ाई जाती हैं, जैसे कि पहले इस चीज़ के लिए क्राइम नहीं था, अब है ना, चीज़ों को और उसको बढ़ाया जाता है। एक्सट्रीम कीवर्ड है, सिर्फ वहीं तक लिमिट कर दिया गया है, यानी कि सीरियस ऑफेंस। अब तुम खुद सोचो ये एक तरह का वैसा नहीं हो गया कि कौन सीरियस ऑफेंस है कौन नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया कि ये सीरियस नहीं है ये नहीं है, तो उस तक लिमिट कैसे हो सकता है वो? भाई कौन डिसाइड करेगा कि ये ऑफेंस सीरियस है कि नहीं है? तो फिर उस तक लिमिट क्यों किया जाएगा? एक्सट्रीम कीवर्ड है, ओनली सीरियस ऑफेंसेस, और ये गलत भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओनली ऑलवेज नन नेवर होगा तो 100% ऑफ द टाइम्स वो स्टेटमेंट गलत ही होगा। ऐसा हो तो भाई वो तो फिर यूनिवर्सल चीज़ हो जाए, है ना। ये इसी बात का तो खेल है कि आप एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें समझ पा रहे हैं, वहाँ बैठ के नहीं समझ पा रहे हैं। तो नॉलेज यूज़ करेंगे, साथ में निट्टो लगाएंगे, ठीक है, इसी से कल्याण हो जाएगा आराम से। ये गलत है स्टेटमेंट, और अगर ये गलत है तो आगे कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हमने अपनी नॉलेज के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं किया है तो हम आगे भी पढ़ेंगे। द रिफॉर्मेटिव अप्रोच एम्स टू इंश्योर सोसाइटल रीइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है ना यहाँ पे जिसने अभी पिछले 2 दिन क्लास लेने के बावजूद इस स्टेटमेंट पे शक किया है, तो बेटा शादी मत करना तुम बड़े शक वाले आदमी निकलोगे। ठीक है, तुम हर चीज़ पे शक करोगे। अगर तुम्हें इसमें भी शक आ रहा है, क्या है ऐसा इसमें, क्या है इसमें ऐसा जो तुम्हें इस पर मजबूर कर रहा है कि तुम इस पर शक करो? एफर्मेटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, होलिस्टिक सोफिस्टिकेटेड कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, रिफॉर्मेटिव अप्रोच, सोसाइटल रीइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर, ऐसा लग रहा है सीधा लाइन वहीं से उठाई गई है। सिंपल, सही है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म का इसमें से फीचर कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, बिल्कुल। अभी हमने देखा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो या जुडिशियल रिव्यू हो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है, रिटन है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट मीन्स कि कुछ लोग बैठे थे, यानी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारे लिए, और उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, कोडिफाई किया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो पहले से कुछ रूल्स रेगुलेशन बाई लॉज जो चले आ रहे थे उनको बस इकट्ठा किया और उसी को संविधान बोल दिया। कोई बना नहीं संविधान अलग से बैठ के। उसको अमेंड करना आसान होता है, इसको अमेंड करना मुश्किल होता है रिटन को। डुअल नहीं, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप चलती है, एकल नागरिकता चलती है। ठीक है, और ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? सिंगल सिटीजनशिप, जल्दी से बताइए। और इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। व्हाट डू वी मीन बाई सेपरेशन ऑफ पावर्स? तो हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। एक तो होती है विधायिका, लेजिस्लेटिव, ठीक है, या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जुडिशरी दैट इज न्यायपालिका। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंडिया में स्ट्रिक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्टिकल नंबर 142, जहाँ पे जुडिशरी इसका यूज़ करके किसी भी मैटर में क्या करती है? कंप्लीट जस्टिस, कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास करके कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करती है, एंड दैट इज आर्टिकल, तो उसको हम बोल देते हैं जुडिशियल ओवर रीच हो रही है। सिंगल जो हमने सिटीजनशिप लिया है, ये हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है 14th। Which of the following statements based on the union list entries is or are correct? करिए इसका, कौन सा सही है? मूल विधि फॉर यूपीएसआई, यार मूल विधि तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मुझे सब आने लगा है। चलो, Parliament has exclusive power to legislate on lotteries conducted by both the central and state governments। मान लेते नहीं पता है भाई लॉटरी में कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, यही मैंने बताया। ठीक है, वहाँ पेन टैप तुम्हारे पास नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं हो रहा, तो लिख लो 1 2 3 4 पेपर में लिख लो, और उसमें 1 के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। जिसमें श्योर नहीं, तुरंत
कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना होता है। अगर नहीं हमें पता है तो क्वेश्चन मार्क लगा लो, क्योंकि और भी आगे स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं स्कोप मिलेगा ऑप्शन एलिमिनेट करने का। मैटर्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। नहीं पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में। अब सर ये तो होलिस्टिक टाइप लग रहा है सर, ये तो अफर्मेटिव। अरे बेटा ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि ये जो मैटर्स हैं ये यूनियन लिस्ट में है। अच्छा, स्टेट लिस्ट में भी तो हो सकते हैं, कॉन्करेंट में भी तो हो सकते हैं, तो ये फैक्ट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, फॉरेन एक्सचेंज एंड करेंसी आर ऑल अंडर द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द यूनियन, and parliament can make laws regarding corporations whose activities are not limited to one state excluding universities. Okay, ठीक है। चौथा देखो, तीसरा वाला तो सही होगा। क्यों? RBI, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी, ये सब, ये अगर हम देखें तो यूनियन लिस्ट क्या होंगे? क्यों? क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का लेना पूरा देश से। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि बैंकिंग हो गया, पढ़ते हैं कि नहीं? इतना तो हम पढ़ते ही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, भले हम 100 सब्जेक्ट, सारे के सारे 100 सब्जेक्ट ना पढ़ते हो, लेकिन डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, जो आपका एटॉमिक एनर्जी, ये सारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। अब तुमको हो सकता लग रहा है सर यहाँ ऑल है, देखो देखो यहाँ ऑल है, एक्सट्रीम कीवर्ड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी आर ऑल अंडर लेजिस्लेटिव। ऑल में 100 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, इन सिर्फ 3 चीज़ों की बात कर रहा है ऑल में। वो समझ पा रहे हो? जैसे कि हम बोलते हैं कि ऑल आर अंडर दिस, ऑल एक्सट्रीम कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी ना हुआ तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3 है, और 3 हमें हमारी आंखों से देख के समझ में आ रहा है कि RBI, फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी को लेके क्या स्टेट बनाएगा, स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। फॉरेन एक्सचेंज को लेके स्टेट बनाएगा। ये कंट्री से पूरे लेने देने भाई, RBI हो, करेंसी हो, फॉरेन एक्सचेंज हो। तीसरा तो सही होगा, ये गया आपका। पार्लियामेंट कैन मेक लॉस रिगार्डिंग कॉर्पोरेशन हुज एक्टिविटीज आर नॉट लिमिटेड टू वन स्टेट। यानी कि अगर कोई कॉर्पोरेशन की लिमिटेड नहीं एक्टिविटीज एक स्टेट तक, तो उसको लेके लॉ बना सकता है वो। ठीक है, ये भी सही है आपका। ठीक है, ये वाला गया आपका 134 1234। ये आसान, उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इसके लिए पता होना ज़रूरी है अब कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला मैटर है, ये यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट में। एक्चुअल में ये स्टेट लिस्ट में आता है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। अगेन ये आसान नहीं है क्वेश्चन में, बता दूँ। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट है, इसमें लोडेड विथ फैक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो उतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन, बट फिर भी अगर हम अटेम्प्ट किस तरह से कर सकते हैं वो तो मुझे आपको सिखाना ही है, तो मैं सिखाऊंगा ही। तो ये एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है, दैट इज़ ओनली 1, 3 एंड 4। ठीक, ये हिंदी में रहा, हिंदी में दिखाना भूल जाता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये हिंदी में रहा आपकी स्क्रीन पे। करिए 15th को और आंसर दीजिए। 15th का आंसर दीजिए। सर आपकी एनर्जी एक साथ बढ़ जाती है, मैं तो डर गया अभी। अच्छा भैया डर गया क्यों? The Constitution of India divides the legislative subjects to 3 lists, namely the center, states and concurrent list. तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो सब बच्चे को मालूम है। The subjects of protection of wild animals and birds is transferred to concurrent list from state list by the 42nd Amendment Act. अभी हमने पढ़ा, मान लेते हैं सर अभी तो आपने बता दिया, लेकिन एग्जाम हॉल में तो नहीं पता होगा ना। अभी तो आपने बता दिया, मान लेते हैं ठीक है, नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, इतना तो पढ़ते ही हम लोग कि कॉन्करेंट लिस्ट में चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट का लेजिस्लेचर हो, दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा। ये मैं हर बार बताता हूँ। तो ये तो तीसरा तो गलत होगा, गया पहला तो सही होगा। हमें दूसरा नहीं भी पता था फिर भी हो गया, वैसे तो अभी हमने देखे थे 5 सब्जेक्ट कौन ट्रांसफर हुए थे फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रमोट्स ई-फाइलिंग एंड वर्चुअल ट्रायल्स टू एक्सपेटाइट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम्स टू रिड्यूस केस पेंडेंसी एंड एनहांस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस। ये हिंदी में रहा। करिए इस क्वेश्चन को, आंसर दीजिए, जिनको पता है वो नहीं। 16 का ऐसे लिखना, 16 का ये होगा। भाई करवा देंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, स्वाधीन साहू कल हिस्ट्री करवा दें, ख़त्म करवा दें, ह्यूमन ज्योग्राफी भी हम करवा देंगे। ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन बाद सीजल का पेपर है। ठीक है, तो हम करवा देंगे, उसका चिंता मत करो। 16 का ए,
ए, बोथ, ए, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अब जिन लोगों को मान लो जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो। इसके लिए मैं फिर बता दूं भाई, ज़रूरत नहीं है कि तुम BNS जाके पढ़ो, पगलैट हो तुम अगर पढ़ रहे हो जाके डिटेल में, पगलैट, ठीक है। इसके लिए उसको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठ के बनाना होता है इन क्वेश्चंस को। कि BNS 2023 प्रमोट्स ई-फाइलिंग एंड वर्चुअल ट्रायल्स टू एक्सपेडाइट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, मान लेते हैं सही है। बोल रहा है कि जो ये है, एसोसिएशन बोल रहा है कि जो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ठीक है, जिसने CRPC को रिप्लेस किया है, ये ई फाइलिंग का मतलब समझते हो कि भाई लैपटॉप में कंप्यूटर में बैठ के डिजिटली कर दिया। वर्चुअल ट्रायल का मतलब घर में बैठे वहीं ट्रायल चल रहा है। क्यों? टू एक्सपेडाइट दी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, सो दैट कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जल्दी हो सके। नहीं तो कोर्ट के चक्कर लगाओ, आज तारीख लगी है, कल तारीख लगी है, ठीक है, दूसरा पक्ष, एक पक्ष आया ही नहीं है आज, तो फिर से तारीख, तो वो सारा क्या है, जल्दी करने के लिए। पढ़ने में से लग तो सही रहा है, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड भी नहीं, कोई डेटा भी नहीं, पढ़ने में सही तो लग रहा है। अगर मान लेते हैं सही है तो रीज़न, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम्स टू रिड्यूस केस पेंडेंसी एंड एनहांस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस। फॉल्स तो नहीं हो सकता है ये, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी लगाओगे जुडिशरी में तो केस की पेंडेंसी कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, जस्टिस जल्दी एक्सेसिबल होगा। सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को अच्छा ही करेगी, खराब तो नहीं करेगी। टेक्नोलॉजी इसी के लिए इंटीग्रेट किया थी, तो ये तो आप फॉल्स तो नहीं हो सकता है। और साफ समझ में आ रहा है कि ई फाइलिंग इसका सही एक्सप्लेनेशन है। यहाँ बिकॉज लगा दो इसके बाद और तब पढ़ो रीज़न को। बिकॉज ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आ जाती है तो उससे जस्टिस जल्दी डिलीवर हो जाता है। तो तुमको नहीं लग रहा ये सही एक्सप्लेन कर रहा है? बस बिकॉज लगा देना इसके बाद। ऑप्शन नंबर ए खत्म। बेहद ही आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन है ये। What was the role of University Grants Commission UGC established in 1956? 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या भूमिका थी? भाई यूनिवर्सिटी का ट्रेड से क्या लेने देना, एग्रीकल्चर से क्या लेने देना, इंडस्ट्री से क्या लेने देना? सिंपल एटिमोलॉजी, कल बताया था। विच लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल? कोर सब्जेक्ट की नॉलेज, कोई यहाँ पे आपका निट्टो बिट्टो नहीं काम आना चाहिए। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने सर UPSSC पेट के लिए भी क्लास है कि नहीं। UPSSC पेट हो चाहे लीवर हो चाहे पैनक्रियाज हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, इस लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितना हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, अपने आप में इनफ है सर, इनफ है, बहुत मोर देन इनफ है, ठीक है। जिस लेवल का मैंने आपको पढ़ा दिया है इनफ है वो। विच लेवल और एग्ज़ाम का भी इसका पेट का, तो हमें पता है कि 3 टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया 73rd अमेंडमेंट से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी बताइए। यहाँ पे आती है ग्राम पंचायत, सबसे नीचे लेवल पे आती है इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति, और सबसे टॉप पे आता है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे आएगा पंचायत समिति, ब्लॉक मतलब ये बीच वाला, और हायर इसी को इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, मतलब पंचायत समिति, जिसको पंचायत ऑफ पंचायत भी बोलते हैं। जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ग्राम पंचायत मतलब कि आपका एकदम ही विलेज लेवल पे हो गया। किस जगह पे 3 टियर ऑफ पंचायती राज जो है सिस्टम, उसको स्टैब्लिश करना ज़रूरी नहीं है? कहाँ पे? जहाँ पे पॉपुलेशन कितने से कम हो तो वहाँ पर इंटरमीडिएट वाली सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर पॉपुलेशन लेस देन 2 मिलियन यानी 20 लाख से अगर जनसंख्या कम है तो वहाँ पर आपको इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पंचायत स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ग्राम सभा क्या होती है? ये सबसे बेसिक लेवल की बॉडी होती है पंचायत में। इसके मेंबर सभी गांव के लोग जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है वो आते हैं ग्राम सभा में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243A। क्लियर? आगे बढ़ें। और बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की रिकमेंडेशन पे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया। अशोक मेहता कमेटी ने क्या बोला था? अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज बोला था। LM सिंघवी कमेटी ने क्या बोला था? गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दी पंचायत, ठीक है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगेन कोर सब्जेक्ट की नॉलेज है। आप एक फैक्ट अब देख लो, फैटमैन में आपको रखा हुआ मिल जाएगा। कुछ भी ऐसा टफ नहीं आया है अभी। तो ये जो स्टेनो के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जब ग्रेजुएशन ये सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आएगा तो उसका भी देख लेंगे कितना क्या टफ आया, क्योंकि इसका भी लोग टफ ही बोल रहे थे, आसान तो नहीं बोला किसी ने स्टेनो का भी कि सर काफ़ी टफ है,
ठीक है, जो शिद्दत से पढ़ के गए थे और जो पहले से नेटो वगैरह देख के गए थे। नेटो क्या, हम लोगों ने 3.0 बैच में भी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे मैंने सिखाया था। जिन लोगों को पता था उनके लिए तो बेहद ही आसान पेपर था ये, ठीक है। रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसके इलेक्शन को कौन देखता है, इलेक्शन डिस्प्यूट को? सुप्रीम कोर्ट। और ये ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव है, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है और कोई और कोर्ट नहीं देख सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट पता है किसके इलेक्शन डिस्प्यूट को देखता है, मतलब किसके डिस्क्वालिफिकेशन को देखता है? एमपीज़ के। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालिफाइड हैं नहीं है, ठीक है, इनका जो इलेक्शन डिस्प्यूट है वो प्रेसिडेंट देखेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से पूछ के, इलेक्शन कमीशन से पूछ के। 20th, व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन द एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स प्रोसेस? एनआरसी प्रक्रिया में विदेशी न्यायाधिकरण की क्या भूमिका है? करिए सर सवाल को आराम से, आहिस्ते से, पता है तो आंसर मत करिएगा और नहीं पता है तो ही, ठीक है, आराम से करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या आंसर आया, और जिसको पता है प्लीज आंसर मत करना। करंट अफेयर का पीडीएफ, भाई किस एग्जाम की बात कर रहे हो? मैंने सीजीएल के लिए ई बुक दे रखा है पहले ही। 20 का डी, सी, डी, 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 सी लिख रहे हैं कुछ लोग बीच बीच में, और ज़्यादातर लोग डी लिख रहे हैं। फॉरेनर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या होती है? ट्रिब्यूनल तो नाम सुना होगा तुमने, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल होता है जो डिस्प्यूट्स को देखता है ना, ऐसे ही तो डिस्प्यूट को देखता है ट्रिब्यूनल। सेंसस, सेंसस करवाएगा, अच्छा फॉरेन का ट्रिब्यूनल सेंसस करवाएगा, तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल क्या करेगा? है नहीं क्या करेगा? घुइयाँ छीलेगा बैठ के। वोटर आईडी कार्ड, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? नहीं ये क्या करेगा? टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट, जो कोई इलीगल माइग्रेंट उसको बाहर वापस भेज देना, समझ में आता है। लेकिन ये दो तो समझ में नहीं आता है, देखो, और ए भी, और किसी ने दिया भी नहीं होपफुली, अच्छी बात है ये तो। फिर टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट एंड टू वेरीफाई सिटीजनशिप क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनआरसी। अब इसको तुम लोगों ने चुना, क्यों चुना इसको तुमने? सी के से इसको क्यों प्रेफरेंस दिया तुमने? जिन लोगों ने चुना उनकी बात कर रहा हूँ, क्यों चुना तुमने इसको? क्योंकि तुमको ये लग रहा होगा थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है, होलिस्टिक टाइप का है ना, होलिस्टिक टाइप का है, काफ़ी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है। कल समझाया था, स्पेसिफिक हो गया है, एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ तक ये लिमिट कर दिया है खुद को कि इलीगल जो माइग्रेंट है उसको वापस भेजना है। ये क्या बोल रहा है? वेरीफाई करेंगे सिटीजनशिप क्लेम्स उन इंडिविजुअल के जो एनआरसी से इंक्लूड हो चुके हैं। एटिमोलॉजी है, क्वेश्चन ही बता रहा है, आंसर चीख चीख के। थोड़ा सा धैर्य रखना है बस, तुरंत आंसर पे कूद नहीं जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैज़ एरियाज गवर्न अंडर? हलवा सवाल है। 6th शेड्यूल, एटीएम मनी, क्यों? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, खत्म। What is the punishment for abatement of an offense under पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो एक्ट के तहत पनिशमेंट, पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए उकसाने की सजा क्या है? गलत हो गया ना, बदल दिया। मणिपुर नहीं उसमें, हाँ। जीके का स्ट्रैटेजी लाइए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ओके ठीक है अश्विन जी, मैं लिख लेता हूँ एमटीएस का ना, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत पनिशमेंट उकसाने के लिए वही सेम है, आधा मिलेगा, कोई पनिशमेंट नहीं है। नहीं भाई, पनिशमेंट तो होगी, तभी तो पूछ रहे हो कि क्या पनिशमेंट है। कोई पनिशमेंट नहीं है, अरे कुछ तो होगी कि भाई मैं किसी को उकसा रहा हूँ पॉक्सो के तहत। पॉक्सो मतलब जो पॉक्सो आप जानते हो ना क्या होता है? पॉक्सो क्या होता है? पॉक्सो का फुल फॉर्म, ये मैंने इस पर अलग से वीडियो डाला था अगर आपको याद हो। पॉक्सो पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो बच्चों के तहत जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। 2012 में आया था ये एक्ट। तो अगर कोई उकसा रहा है तो ये तो नहीं हो सकता है। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस का मतलब सामुदायिक सेवा करवाएंगे उससे, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनर नहीं। आधा पनिशमेंट देंगे। अब आधा कैसे डिसाइड होगा ये? ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है, जो मॉनेटरी कुछ किसी पे लगा के 50,000 जुर्माना और 10 साल की जेल, तुमको 5 साल की जेल और 5,000 का जुर्माना, थोड़ा सेंस बना नहीं रहा है अगर आप देखो तो।
ठीक है, सेम पनिशमेंट मिलती है ऑफेंस की तरह। अब मैं इसको, अब तुम बोल सकते हो कि हाँ सर आपने कैसे लगा दिया, अब मैं क्या ही इसका रीज़न दूँ, लेकिन आप खुद सोचो कि भाई आधा पनिशमेंट क्यों देंगे, कि आधा आधा चल रहा है, कि आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, है कि भाई इसको इतना मिला है इसको इतना मिला है तो तुमको आधा मिलेगा, सेम पनिशमेंट ही होगा, कोई पनिशमेंट का तो कोई लॉजिक नहीं। और ये एक ग्रेव ऑफेंस होता है, बच्चों के खिलाफ अगर आप क्राइम कर रहे हो, दैट टू सेक्शुअल ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ अ ग्रेव ऑफेंस, दैट इज़ अ सीरियस कंडक्ट। उसके लिए कम्युनिटी सर्विस नहीं करवाई जाएगी आपसे, कायदे का नापा जाएगा आपको, कायदे का। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। जो पार्लियामेंट चैप्टर आपके फैटमैन में, उसमें लास्ट, एकदम लास्ट में देखिएगा, लास्ट में 2 लाइन लिखी हुई है। पार्लियामेंट जो चैप्टर है पार्लियामेंट कमिटीज़ के पहले वाला, उसमें लास्ट में देखना एकदम पेज नंबर आई थिंक 171 वाला होगा, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा हेडिंग लिखी है, और उसमें 2 चीज़ें लिखी हुई हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा में। पहला, कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, एंड दूसरा, कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट अ सब्जेक्ट और टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। तो ऑल इंडिया सर्विस कैसे क्रिएट की जा सकती है? बाय द पार्लियामेंट। राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दे स्पेशल मेजोरिटी से, तो राज्यसभा के पास 2 स्पेशल पावर हैं। एक तो एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 312, मतलब पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट को पावर वो राज्यसभा ही दे सकता है, ठीक है, राज्यसभा ही बोल सकता है तभी क्रिएट होगी। और अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लेजिस्लेट करना है, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यूनियन नहीं कर सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बनाने का काम, लेकिन अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से बोल दे तो कर सकता है। 24th करिए क्वेश्चन को एकदम सब। अगर आप, मैं कोर सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पढ़ा हुआ ना हो, सब आसान ही हैं, और जो नहीं है कोर सब्जेक्ट के उनको कैसे करना है वो तो अब हम लोग सीख ही रहे हैं, है कि नहीं। चलो करें अभी इसको। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इसमें पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछा होगा ना, जो तो करेक्टली मैच्ड। हाँ ये देख लेना, वैसे तो अभी नॉट करेक्ट ऐसे करके खेल खेला नहीं है BSSC ने, बट फिर भी खेल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुंशी जी की अगर बात करें तो हमें पता है 2 चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे, और लीडरशिप चेयरमैन की बात हो रही है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। वैसे तो चेयरमैन की लीडरशिप की बात हो रही, मेंबर की बात ही नहीं हो रही, तो ये गलत होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही कमेटी के मेंबर थे, ठीक है, एक ही कमेटी के मेंबर थे ये, क्लियर। तो ये वाला तो होगा नहीं। फिर अगर बात करेंगे और ठीक है, चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी मुंशी जी इसके थे, तो ये भी गलत होगा। अंबेडकर जी कमिटी हेड ऑफ द कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द असेंबली, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। हमें याद है, हमें पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना सिर्फ लॉ बनाने का काम की थी, सॉरी ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करी थी, बल्कि लॉ भी बनाया था, और इसके अलावा भी काम किए थे, जैसे कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई करना, नेशनल फ्लैग एंथम सॉन्ग को अडॉप्ट करना, ठीक है, सारी चीज़ें। लेकिन मेजर जो 2 काम थे, तो संविधान बनाना एक प्राइमरी रोल था, सेकेंडरी में जो मेजर काम था दैट वाज की लॉ बनाना। और जब लॉ बनाने के लिए मिलती थी तो जीवी मावलंकर उसके हेड होते थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी तो कौन हेड होते थे, राजेंद्र प्रसाद, और वाइस चेयरमैन कौन थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। सिंपल, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? 100, क्लॉज 2, याद आया? क्लॉज 1 क्या बोलता है, वो वोटिंग की बात करता है, क्लॉज 1। क्लॉज 2 कोरम की बात करता है। कोरम मतलब गढ़पूर्ति, मतलब इतने लोग तो होने ही चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है आगे, नहीं तो स्थगित कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा अगर कोरम नहीं होगा तो। और एडजर्न करता कौन है, तो 1/3 ना, 50 मेंबर्स नो, 1/10 येस, ठीक है, 10% और या फिर 1/10। कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, जो पीठासीन अधिकारी है, उसके पास ये पावर है कि वो हाउस को एडजर्न कर सकता है, और एडजर्न साइनेड आई भी वही कर सकता है। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइनेड आई में क्या अंतर होता है, एडजर्नमेंट में एक दिन नाम किया जाता है कि भाई हम इस दिन मिलेंगे, साइनेड आई में कोई दिन नाम नहीं किया जाता है रीअसेंबली का। एंड प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रोरोगेशन हो दोनों हाउसेस का या डिसोल्यूशन हो लोकसभा का, वो कौन करता है, जल्दी से बताओ कमेंट में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल पार्क्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972? 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों की क्या भूमिका है? तो कौन प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन कर सकता है, राष्ट्रपति। टूरिज्म को प्रमोट करना, भाई राष्ट्रीय पार्क जो हैं वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, बिल्कुल वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन क्या वो टूरिस्ट साइट होती है?
कि वहाँ टूरिस्ट आएँ और पैसा कमाया जाए, नहीं भाई, हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, भाई वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। सिंपल। ट्रेड इलेक्शन से पता नहीं एसएससी को क्या प्यार है। इफ अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर सॉरी इन कन्फर्मिटी विद द लॉ अकॉर्डिंग टू दी भारतीय न्याय संहिता 2023 हैज़ ही कमिटेड एन ऑफेंस, यानी कि अगर किसी उसके सीनियर ने बोला कि भाई गोली चला दो और उसने चला दी गोली, अब क्या उसने क्राइम किया, हाँ या ना? 26 का भाई बी होगा, ठीक है। तो आंसर इसका तो होगा नो। क्यों? क्योंकि अगर गाज गिरेगी भी तो उसके ऑफिसर पे गिरेगी, उसका तो काम होता है सोल्जर का सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो करना। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसने क्राइम तो नहीं होगा उसके लिए, तो क्योंकि उसने तो ऑर्डर को फॉलो किया है बस। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने पब्लिक ऑर्डर को फॉलो किया? नहीं, पब्लिक ऑर्डर ने नहीं, उसने अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो किया है, बिकॉज ही बिलीव्ड इन गुड फेथ दैट ही वॉज बाउंड बाई लॉ, क्योंकि कानून ये बोलता है कि अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करो। हु हेडेड द क्रेडेंशियल्स कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। क्रेडेंशियल्स कमिटी हम पढ़ते हैं लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जवाहरलाल नेहरू, जिस कमिटी के नाम के आगे या तो यूनियन लगा हो और स्टेट लगा हो, उसके चेयरमैन कौन होंगे? नेहरू होंगे। मुंशी जी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ठीक है। यूनियन पावर्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी, इसके नेहरू थे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन अ सुपर इजी क्वेश्चन। 550, जिसमें 530 आते हैं यूनियंस से, क्या बोल रहा हूँ मैं, 530 आते हैं स्टेट से और 20 आते हैं यूटी से। एंड पहले 552 हुआ करते थे, लेकिन हमें पता है कि जो दो एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा, उसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। 30, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन इंडिया? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में बात करता है? बताइए। सर दिल्ली पुलिस के लिए भी एक वीडियो लाओ। अच्छा, ईपीएफओ के लिए कुछ लाइए प्लीज़ सर। एसएससी ने इससे भी माना है सर 29 को। क्या? एसएससी ने इससे भी माना है सर 29 को? मतलब एसएससी ने, आप ये कह रहे हो 29 वाले को बी माना है? अच्छा, तो एसएससी ने बी माना है तो फिर बी मान लो, लेकिन अभी तो अगर हम देखें तो 550 है करेंट मेंबरशिप। अगर एसएससी ने बी माना है तो बी ही मान के चलो आप, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट हम आगे चैलेंज तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 552 ही करना, क्योंकि पहले 552 होता था लेकिन 104th अमेंडमेंट से हो गया था। हो सकता है इसने पुराना वाला ही मानो, तो 552 ही आप मान के चलना, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अब देखो 152 जो आर्टिकल है वो बोलता है देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट। 153 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल वेस्ट इन दी गवर्नर। 155 इसके अपॉइंटमेंट की बात करता है, और अपॉइंटमेंट करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। जो देश का राष्ट्रपति है वो अपॉइंट करता है, और जो गवर्नर है वो कब तक सर्व करता है? प्रेसिडेंट के प्लेजर तक सर्व करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आर्टिकल नंबर 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ एलए, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताइए कितनी हो सकती है? मिनिमम स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ। देन 171 में कॉम्पोजिशन ऑफ एलसी लिखा हुआ है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है ये भी बताओ। तो मिनिमम अगर बात करेंगे एलए में तो 60, एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्टेट एक्सेप्शंस हैं, और मैक्सिमम 500, ठीक। लोकसभा में मैक्सिमम अभी देखा 552, लेकिन लोकसभा में मिनिमम कुछ नहीं होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम 1/3 ऑफ एलए, यानी उस स्टेट के एलए में जितने होंगे उसका 1/3, ठीक है। एंड मिनिमम 40, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एट्रीब्यूट्स विद द रेस्पेक्टिव डेमोक्रेटिक वैल्यूज: फंडामेंटल ड्यूटीज, इक्वल वोटिंग राइट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविजंस, रिलीजियस फ्रीडम एंड एश्योरेंस। अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या होगा? डर जाएगा, ये सब क्या है? हमारा टीसीएस तो नहीं पूछता था ऐसे, टीसीएस नहीं पूछता था ऐसे, तो क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं? अब ड्यूटी है तो ड्यूटी में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, सिंपल। इससे सिंपल और क्या हो सकता है? सामने लिखा हुआ आंसर। इक्वल वोटिंग राइट का मतलब क्या हुआ? इसी को तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलता है, कि हर अडल्ट वोट कर सकता है जो 18+ है। 3, 4 खत्म। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या बता रहा है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी,
एकदम लोकल लेवल पे पहुंचा रहे हैं डेमोक्रेसी को, लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट बनवा रहे हैं, मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं जरा बताओ? एंड रिलीजियस फ्रीडम एश्योरेंस क्या हो जाएगा आपका? रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल कॉन्शियंस, आर्टिकल 25। इसका हिंदी दिखाओ, ये रहा हिंदी आपका। बिल्कुल और इजी हो गया ये। समझ में आ गया? और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? इरविन को। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पीकर इन केस ऑफ अ टाइड वोट इन दी लोकसभा? लोकसभा चुनाव में बराबर मत होने की स्थिति के में अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? अगर मान लो टाई हो गया, इक्वलिटी ऑफ वोट पढ़ते हैं भाई हम लोग कि वहाँ वोटिंग किस तरह से होती है पार्लियामेंट में। दोज हु आर इन फेवर से ए, दोज हु आर नॉट इन फेवर से नो। आई थिंक द एज हैव इट इन द बिल इज पास, या फिर जो भी है, एज का मतलब येस, नो का मतलब नो। अगर भाई फिर कोई बोलता है कि नहीं नहीं हमें ये लगता है कि जो आपने ये ओरली वोटिंग करवाई है, द एज हैव इट, वो हमें ऐसा नहीं लग रहा है, हमें लगता है द नोज हैव इट, तो फिर वोटिंग करवा लो। मान लो वोटिंग हुई, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है? हो सकता है ऐसा निकले कि 50 लोग येस बोल रहे हैं, 50 लोग नो बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, 50 लोग नो बोल रहे हैं। तो फिर उस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे लोकसभा केस में स्पीकर हो गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके पास ये निर्णय मतलब एक डिसाइडिंग वोट दिया जाता है, जिसको कि हम कास्टिंग वोट बोलते हैं। अगर 50 लोग हाँ 50 लोग ना, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ 50-50 का ना बोल रहे हैं, तो उस केस में जो 51वां है दैट इज उसको कास्टिंग वोट बोलेंगे, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होगा वोट्स टू ब्रेक द टाई। कमेंट में आप मुझे बताओ, व्हेन द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज इन हाउस, अगर उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तो उसके पास क्या वोटिंग राइट होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? वोटिंग राइट होगा या नहीं होगा बताओ, अगर उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो। विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स इन इंडिया आर लिंक्ड टू द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक्ड है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सी से सेंटर, सी से कनाडा है ना, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कनाडा से लिया। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कनाडा से लिया है, ओके, तो ये तो हो नहीं सकता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ट्रेड एंड कॉमर्स को तो लिया है, जॉइंट सिटिंग को लिया है, ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट को लिया है, ओके, कॉन्करेंट लिस्ट, एल से लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, और एस से सिटिंग। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, जॉइंट सिटिंग है, तो वी चूज जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, सिर्फ ट्रेड कॉमर्स, यहाँ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिख दिया है। जब रिमूवल ऑफ रेजोल्यूशन चल रहा होगा स्पीकर का हाउस में, तो वो उसके पास वोटिंग राइट है भी या नहीं भी है। कैसे? दो तरह की वोटिंग होती है, फर्स्ट इंस्टेंस का वोटिंग और एक कास्टिंग वोट। फर्स्ट इंस्टेंस जो मेंबर्स वोट कर रहे थे, अभी वोट कर रहे थे ना 50-50 जो हुआ था, वो फर्स्ट इंस्टेंस की वोटिंग। कास्टिंग वोट, डिसाइडिंग वोट जब इक्वल वोटिंग हो जाती तब पड़ता है। तो अब क्योंकि वो स्पीकर की गद्दी में बैठा नहीं होगा, क्योंकि उसके रिमूवल का चल रहा है रेजोल्यूशन, तो उसके पास कास्टिंग वोट नहीं होगा, लेकिन वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा, ओके। जॉइंट सिटिंग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, किस आर्टिकल के तहत है? इट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रिसाइड कौन करता है, समन कौन करता है, बुलाता कौन है, आज तक कितनी बार हुई है, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। आर्टिकल आपको बताना है स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सा आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल नंबर 108 तो है, लेकिन ये पार्लियामेंट में है, सेंटर में, स्टेट में मैं पूछ रहा हूँ। प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा, वो नहीं होगा तो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर करेगा, और वो भी नहीं होगा तो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन करेगा, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं कर सकता है। और कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। पोटा पास करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन बिल और बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल। आर्टिकल स्टेट में होता ही नहीं, क्योंकि वहां पे ज्वाइंट सिटिंग होती ही नहीं है। देर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ज्वाइंट सिटिंग में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करवाना होता है, और लोकसभा के रूल्स के हिसाब से चलती है ये। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑपरेट्स? तो जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मान सकता हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर तो नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिफिकल्ट मान सकता हूँ क्योंकि एलिमिनेशन के चांस थोड़े से कम थे। विच आर्टिकल डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन? कौन सा आर्टिकल होगा एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव?
देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 75 में तो 6 क्लॉजेज हैं। पहला वाला अपॉइंटमेंट की बात करता है, दूसरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, तीसरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी लोकसभा की बात करता है, चौथा किसकी बात करता है, चौथा ओथ एंड इन्फॉर्मेशन की बात करता है, पांचवा किसकी बात करता है जल्दी से बताइए। पांचवा बोलता है कि 6 महीने तक आप बिना किसी हाउस का मेंबर हुए भी मिनिस्टर रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। छठा, ये लोग अपनी ही सैलरी डिसाइड करते हैं, यानी सैलरी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली। तो 6 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर तो कहीं नहीं है। यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिखी हुई हैं, ठीक है, याद है इसमें 78 में ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर दी हुई हैं कि उसकी ड्यूटी होती है कि वो एज अ लिंकेज एक्ट करता है, एज अ लिंचपिन काम करता है बिटवीन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दी प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 73 वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, एज पर द चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विच द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द एक्ट। कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? अब करो, ये पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन नहीं है, तो फिर करो इसको। मैं अभी एग्ज़ाम देकर बाहर निकला हूँ, लेट एंट्री लेट एग्जिट हुआ, अब और अभी सेकंड शिफ्ट की एंट्री स्टार्ट नहीं हुई, 11 से एंट्री। अच्छा, बिहार सीजल अच्छा, कर लिया। एज पर चैप्टर 1 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, which of the following is not applicable under the Act? Hearing before a district magistrate, affidavit submitted before court, trials before military court, proceedings before civil judge court. Difficult है, आसान तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। As per chapter 1 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, हियरिंग बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये तो यार एप्लीकेबल होगी, सिविल जज के भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होना चाहिए। और एफिडेविट सबमिटेड बिफोर कोर्ट ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। ये उस तरह का क्वेश्चन है जिसको आपको तुरंत लीव करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपसे काम नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती भी नहीं लगाना है, ठीक है, इसको आप लीव कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन भी वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें अंधा तुक्का नहीं मारना है। अगला सवाल है, लैंड एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट, यानी लैंड और एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर, हेल्थ, लैंड, पुलिस, ये सब स्टेट लिस्ट में ही तो आते हैं। मैरिज लॉज एंड अडॉप्शन फॉल अंडर द कॉन्करेंस लिस्ट। देख, हमने इस तरह से पढ़ा था ना कि मैरिज, डाइवोर्स, इन सब को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, तो फिर दोनों ने क्या डिसाइड किया है, पार्लियामेंट और स्टेट ने, या फिर यूनियन और स्टेट ने, कि भाई बीच में रख लेते हैं, कॉन्करेंट में रख लेते हैं। तुम्हारे पास है तुम बोल देना कि हम नहीं देखते हैं, हमारे पास आएगा तो बोल देंगे हम नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मैरिज लॉज एडॉप्शन ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, दोनों ही सही हैं। डिस्प्यूट हो गए किसी तरह के, जैसे दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गए, वो सब कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। हाउ डिड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 एक्सटेंड द लीगल अबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया? बताइए। ये तो आप चलो भाई, चलो भाई, तो इसमें ये आसान क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन? चलो, तो हाउ डिड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2021 एक्सटेंड द लीगल अबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया? किस तरह से ये एक्सटेंड करता है लीगल अबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया को? ये रिस्ट्रिक्टेड है अबॉर्शन एक्सेस ओनली टू मैरिड वीमेन, जो मैरिड नहीं है उनका क्या होगा? अलाउड टर्मिनेशन सोली, सिर्फ सोली भी एक स्ट्रीम की वर्ड है, सोली मतलब सिर्फ एक पर्सन के बेसिस पे। अलाउड टर्मिनेशन सोली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसी के डिस्क्रिप्शन पे, उसी के पास ये सिर्फ पावर है, उसी के पास ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कि अबॉर्शन होगा या नहीं होगा।
गलत है, एक्सट्रीम कीवर्ड है। मेड एबॉर्शन लीगल फॉर ऑल प्रेगनेंसीज, सारी प्रेगनेंसी जो अप टू 30 वीक्स हैं, गलत, ख़त्म। तीनों एक्सट्रीम कीवर्ड के बेसिस पे एलिमिनेट हो रहे थे। आंसर ऑप्शन नंबर है आसान, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचेगा, भाई हमारे मास्टर ने तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमने पढ़ाया ही नहीं है, अब हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे जाके, फिर आएंगे हम पेपर देने। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, क्यों भाई? The new criminal laws aim to replace British era laws with a focus on। नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश काल के कानूनों को प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। पॉलिटिकल एडवांटेज, रिलीजियस गवर्नेंस, कॉर्पोरेट लॉज, जस्टिस, लिबर्टी, सिटीजन राइट। आंसर करो, लिखो और बताओ क्वेश्चन नंबर लिख के। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग सही डायरेक्शन पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। बिल्कुल सही है सभी का, 39 का डी, मतलब पकड़ लिया है तुम लोगों ने भी। क्यों? अंडर चैप्टर 5, लेकिन ये ट्रिक बाहर ना जानी चाहिए, ध्यान रखना, परमार से सीधे। अंडर चैप्टर 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, विच द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस के तहत क्या क्वालिफाई करेगा, क्या मान्य होगा एज क्या बोल सकते हैं प्राइमरी एविडेंस? अ काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाई वन ऑफ द पार्टीज, अ फोटो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट साइन बाई अ क्लर्क, अ हैंडरिटन समरी प्रिपेयर्ड लेटर, अ टाइप्ड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बता। अ टाइप्ड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अ हैंडरिटन समरी प्रिपेयर्ड लेटर, a photocopy of the document signed by a clerk, a typed copy of the original document, a counterpart document executed by one of the parties। option number A सही है सभी लोग। विच बॉडी हैज़ द पावर टू अमेंड द यूनियन एंड स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के तहत संघ और राज्य शक्ति वितरण में संशोधन करने की शक्ति किस निकाय को प्राप्त है? बताइए जल्दी से। पावर टू अमेंड यूनियन एंड स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास पावर होगी भाई? लोकसभा अकेले तो कर नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास लेजिस्लेटिव पावर तो नहीं है कि भाई वो अमेंड कर सके कुछ। बताओ आप, ये काम पार्लियामेंट कर सकता है। विच बॉडी हैज़ पावर टू अमेंड यूनियन एंड स्टेट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन? आप खुद बताओ, यूनियन स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सर 7th शेड्यूल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 7th शेड्यूल को अगर अमेंड करना है तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368, जिसमें कि स्टेट की भी क्या लगेगी? परमिशन, सिर्फ कंफर्मेशन लगेगा। करेगा अमेंड पार्लियामेंट ही, करेगा अमेंड पार्लियामेंट ही, लेकिन सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से सहमति लेनी, सिर्फ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से। ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू यूनियन एंड स्टेट्स कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। क्या होगा इसका आंसर? नंबर लिख के आंसर दिया करो। तो ओनली सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकता है। ऑल इंडिया सर्विस है, यानी यूनियन अगर बात करेंगे ऑल इंडिया सर्विस मतलब अभी तक कितनी ऑल इंडिया सर्विस? 3 अंडर आर्टिकल 312। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट। कौन रिक्रूटमेंट करता है, कौन ट्रेनिंग देता है? यूनियन करता है, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सर्व कहाँ पे करते हैं? स्टेट में। ट्रांसफ़र कौन कर सकता है? ये फिर बाद में आपके कैबिनेट सेक्रेटरी और आपके जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में सेक्रेटरीज होते हैं उस लेवल पे काम करते हैं ये। तो फिर कंट्रोल इनका सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, यूनियन भी करता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ओनली 1 करेक्ट। वो अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइनल इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Which of the following accurately describes the statutory responsibilities of the Lokpal under the Lokpal and Lokayukt Act of 2013? बताओ, बेहद आसान क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ा है कहीं से भी मुझसे तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ लिया आपने। लोकपाल लोकायुक्त तो क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि करप्शन के चार्जेस को देखते हैं। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे, लोकायुक्त जो होता है स्टेट लेवल पे। ठीक, एनुअल रिपोर्ट देता है। ठीक है, लोकपाल ऑपरेट अंडर द पीएमओ का ऑफिस के नहीं भाई, हमने पढ़ा था कि ये करप्शन के चार्जेस देखता है और यहाँ तक कि लोकपाल की बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक देख सकता है। लोकायुक्त स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उस लेवल तक जा सकता है वो। ठीक है, ये पावर होती है इनके पास, एक्सट्रीम पावर। इसी के लिए तो अन्ना हजारे ने वो सब प्रोटेस्ट वगैरह किया था।
लोकपाल मस्ट सबमिट रेगुलर रिपोर्ट्स टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को सबमिट करेगा, वोटिंग से क्या लेना देना। लोकपाल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। टास्क्ड विद मेकिंग फाइनल जजमेंट्स इन करप्शन केसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, एक सेकंड रुको, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट्स को। आई थिंक कुछ तो कहीं पे है लोचा। देखो इलेक्शन कमीशन वाला तो नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन वाला तो इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है। पीएमओ के अंडर में काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर खुद सोचो पीएमओ के अंडर में काम करेगा वो, तो पीएम प्राइम मिनिस्टर के करप्शन चार्जेस को कैसे देख पाएगा वो, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये है नहीं, क्योंकि एक्ट है 2013 का, उससे बना है, तो स्टैट्यूटरी होगा। पहला ही फिर से ही होना चाहिए। लोकपाल इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड प्रेसिडेंट विद एन एनुअल रिपोर्ट विच विल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फिर यही सही होगा, क्यों कि अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया ना कि इस चीज़ की एनुअल रिपोर्ट देता होगा करप्शन वगैरह इन सब की, और वो प्रेसिडेंट रखता होगा दोनों हाउसेस में, ऑप्शन नंबर ए। फिर तो यही सही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, साफ साफ लिखा है, एक्ट से आया है। देखो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं है, तो डी तो हो नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट तो देगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन से कोई तो लेना देना है नहीं इसका। पीएमओ के अंडर में काम नहीं करेगा, नहीं तो फिर पीएम के करप्शन चार्जेस को कैसे वो देखेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंदी में मैंने आपको दिखाया नहीं, सॉरी फॉर दैट, ये हिंदी में देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। बीएनएस के तहत व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि भीड़ मिलके किसी को पीट दे, तो हाउस अरेस्ट, फाइन ओनली, लाइफ इम्प्रिजन। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्या ये सुपर चैट करते रहते हो भाई तुम लोग, ये हैं, ये क्या रब ने मिला दी जोड़ी टाइप चल रहा है यहाँ पे। 45 का क्या होगा। अब हाउस अरेस्ट का मतलब है घर में बंदी बना देंगे। अच्छा तुमने मॉब भीड़ तुमने मारा तो भीड़ कैसे थे, चलो चलो घर में बंद हो जाओ कोई बात है इसका, कोई लॉजिक है? नहीं नहीं, सिर्फ जुर्माना ओनली, नहीं कोई पनिशमेंट नहीं। यार मॉब लिंचिंग चलता है, किसी को मार दो पेल दो, क्या दिक्कत है, सिंपल है, किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। इसको बताने के लिए मुझे आई थिंक उसकी तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चलो कानपुर से अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, हाँ बात तो सही है। चलो भाई, तो 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल डॉक्ट्रिन। बताओ जल्दी से। हिंदी में ये रहा आपका, संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली डिफाइंस द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर अंडर आर्टिकल नंबर 368। अब खुद करो यार, ठीक है, ये नॉलेज के बेसिस पे आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी भाई हमारी अडोब की महिला मित्र हैं कृपया फ़ोन उठा लिया करें, ठीक है, लेकिन क्लास के टाइम में बिल्कुल नहीं। अडोब ने क्या लिख रहा है, स्ट्रीम शी डजंट पिक अप माय फ़ोन व्हेन योर स्ट्रीम इज़ ऑन। देखो स्ट्रीम अगर ऑन होगी तो मैं तो किसी को नहीं बोलूँगा कॉल उठाने के लिए, ठीक है। तो जो भी महिला मित्र हैं डोबी जी की, बिल्कुल मत उठाइएगा इसका फ़ोन, खुद तो पढ़ नहीं रहा, तुमको भी नहीं पढ़ने दे रहा है, तो मत उठाना इसका फ़ोन ऑन, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं मेंशन है, क्योंकि हमें पता है कि केशवानंदा भारती केस जो हुआ था केबीसी 1973 का, उसमें निकल के आया था, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। द जुडिशरी रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ स्पिरिट बेस्ड इंटरप्रिटेशन एंड स्ट्रिक्टली फॉलोज द रिटन टेक्स्ट। This doctrine was brought into existence by the Supreme Court to protect the fundamental features of the Constitution. Simple. When the Parliament can propose amendments that repeal judicial, simple, हमें पता है C सही है, पूरा कॉन्फिडेंट है, go with that, go with that। 46 का C। Which constitutional amendment act made the right to education a fundamental base? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। 86th, बाकी हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। किस आर्टिकल में जरा बताइए राइट टू एजुकेशन, जहाँ पे 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मैंडेटरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 64 to 71 ऑफ द BNS 2023। अब लंबे चौड़े लग सकते हैं, लेकिन यार कोई लोड लेने की बात नहीं है, ठीक है। रिफंड कर लिया क्या इसने? अच्छा गुस्सा हो गया क्या? लेकिन फिर भी कॉल तो मत उठाना इसका।
अब तो बिल्कुल मत उठाना है, सीधा ब्लॉग मारो अब इसको, ठीक है बेटा, ब्लॉग मरवा देंगे, नहीं तो पूरा $100 चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 तो क्या होगा, सेक्शन 21 ऑफ द BNS, which of the following statement is correct regarding the trial of offences under trial must be conducted by any police officer of the rank of DSP and above. These offences must be tried only in high court and under a male judge. यानी कि सिर्फ इन ट्रायल्स को हाई कोर्ट में ही, और वो भी मेल जज। भाई फीमेल हो तो समझ में भी आता है। अब हो सकता है कि सेक्शन 64 to 71 डील करते हो कुछ महिलाओं के मामलों से, मान सकते हैं, मान लेते हैं, तो हो सकता है फीमेल हो, मान लेते हैं कि नहीं सिर्फ मेल के मामलों से डील करते हैं। तो कभी तुमने ऐसा देखा है कि कोई कुछ मेल का ऐसा मामला सिर्फ मेल ही कर सकता है, सिर्फ मेल जज ही उसको कर सकता है? हम इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी को नहीं। अब मान लो कि कहीं पे ऐसा होता है ना कि यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ का अगर पूरा स्टाफ फीमेल है तो यहाँ की जो बॉस है वो भी फीमेल होना चाहिए। ऐसा कहीं ऐसा सुना है? यहाँ पे पूरे मेल है तो यहाँ का बॉस भी मेल ही होना चाहिए, फीमेल नहीं हो सकता, नहीं होता। ओनली हाई कोर्ट में, वो भी सिर्फ मेल जज। बेहद ही एक्सट्रीम में जा रहा भाई ये भी अगर देखो तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। सच ऑफेंसेज आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इन ऑफेंसेस को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक्सट्रीम है। दीज ऑफेंसेस शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल, पकड़े गए राजा जी, होलिस्टिक अफर्मेटिव टाइप है, ठीक है, बी ट्राइड बाय अ कोर्ट प्रेसिडेंट ओवर बाय अ वुमेन। अब मैंने क्यों लपक के इसको चूज किया है, फिर मैं क्यों इसको चूज कर लूंगा? क्योंकि बी और डी सिमिलर और कंट्रास्टिंग है। बी बोल रहा है मेल और डी बोल रहा है फीमेल, ठीक है, समझ में आ रही चीज़? कि वहाँ बोल रहा है मेल और यहाँ बोल रहा है फीमेल, यानी कुछ तो है मेल और फीमेल का लफड़ा, तभी वहाँ पर सिर्फ मेल जज लिखा था इसने, कुछ तो लफड़ा है। और ए और सी मुझे पता है वो एक्सट्रीम कीवर्ड कंटेंट है, मुझे नहीं पता है कि भाई DSP अबव कौन पढ़ता है भाई, BNS कौन पढ़ता है, सेक्शन 64 सेक्शन 60 कौन पढ़ता है भाई, कौन नहीं, कोई नहीं पढ़ता, तो फिर बी वाला तो गलत होगा, ठीक है। डी मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि वहाँ मेल यहाँ फीमेल, एज फार एज प्रैक्टिकल, जितना हो सके उतना कोशिश करना है कि विमेन ही प्रिसाइड करे, विमेन के तहत ही ट्रायल चले, एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ऐसा तो नहीं लिखा ना कि ओनली बाय अ विमेन, एज फार एज प्रैक्टिकल, पूरा सेफ खेल रहा है, समझ में आई चीज़? देवेश, तुमने 20 रुपये क्यों भेजे हैं? तुमको भी कुछ ऐसी मिन्नत मांगनी है क्या? क्यों भाई, क्यों राजा जी, आया समझ में? लॉ कौन पढ़ता है? लॉ वाले। तो तुम लॉ वाले हो, आप लॉ वाले हो तो पढ़ लो लॉ जाके, पढ़ लो BNS जाके, फिर क्या हम बोल सकते हैं? ये हिंदी में पढ़ लो लॉ जाके। हाँ, ये ब्रेकअप हो गया, अब $100 मिलेगा तभी ये ब्रेकअप वेकअप वो क्या पैचअप होगा। सर एग्ज़ाम में भी दिक्कत आ रही, अच्छा चलो। Which entities are eligible to register under the FCRA? What is FCRA? FCRA क्या होता है? क्या होता है FCRA? फॉरेन, सर देखते हैं, अब व्हाट्सएप चेक करेंगे तो पता चलेगा। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत कौन एलिजिबल है? पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओनली प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8। राजा जी कौन सा है राजा जी, बताओ, होलिस्टिक टाइप कौन सा लग रहा है? तुम बताओ मुझे, नहीं लग रहा तुमको? नहीं लग रहा तुमको? सिर्फ प्राइवेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज, होलिस्टिक है, लिमिटेड है। 50 who was the chairman of the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas in the constituent assembly? कौन था? सिंपल, नॉलेज पे काम आएगा। अब नहीं पता है तो भाई पॉलिटी पढ़ो जाके, पढ़ो, नहीं आता है इसमें कोई तुम नेटो विट्टो नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे या करवाने की जरूरत है? सिंपल क्वेश्चन है भाई, टीयर्स ऑफ ओल्ड पी हम देख चुके हैं, फिर से नहीं करवाने वाला उसको। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, शेड्यूल पे क्वेश्चन आ रहा है, दबा दब क्वेश्चन, ठीक है, और करवा चुका हूँ तो फिर से बार बार करने का मतलब बनता नहीं है। अगला क्वेश्चन करो। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ अ पॉक्सो? वही जब ये हम पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, 6 महीने, 3 साल, 2 साल, 1 साल। ये मुझे याद है जब मैंने डाला था ठीक है, अगले दिन ही क्वेश्चन आ गया था, मतलब डाला था रात को, अगले दिन इस पर क्वेश्चन आ गया था। 53 का आंसर होगा, ठीक है, ट्रायल अंडर पॉक्सो, व्हाट इज मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग? तो 1 साल है मैक्सिमम टाइम लिमिट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 53 का डी।
विच डिस्क्रिशनरी पावर अलाउज अ गवर्नर टू रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमें पता है कि गवर्नर के पास एक स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर होती है। क्या पावर होती है? इससे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वीटो पावर, कि वो क्या कर सकता है, तो मना कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है, पॉकेट वीटो, लौटा सकता है बिल को, सस्पेंसिव वीटो। गवर्नर के पास एक और पावर होती है एंड दैट इज़ कि वो राष्ट्रपति के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। सिंपल समझ में आ रहा है यार, सिंपल समझ में आ रहा है। इसको लेके मैंने केस भी पढ़ाया था अभी, तुम्हें याद है तुम्हें वो केस? तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है वर्सेस जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, RN रवि थे, वो बिल पास नहीं कर रहे थे। तमिलनाडु गवर्नर मद्रास हाई कोर्ट गई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो पास किया, भाई बिल पास कर दिए सारे, एक तो ठीक है, एक को छोड़ो 10 बिल पास कर दिए और बोला अभी गवर्नर को कि टाइम लिमिट है, 1 महीने और 3 महीने का टाइम लिमिट है, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आप ऐसे शांति से नहीं बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस आई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर वाले केस में, ठीक है, जिसमें कि फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल नंबर 143 का यूज़ करते हुए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर मोर दैन वन स्टेट। अब हमें पता है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो मल्टीपल स्टेट की हाई कोर्ट के तौर पे सर्व कर सकती हैं। जैसे कि लक्षद्वीप का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, इसका हाई कोर्ट लगता है केरला में। इसका अंडमान निकोबार खुद का नहीं है, इसका कहाँ पे लगता है? यहाँ नहीं, यहाँ कलकत्ता में, ठीक है। तमिलनाडु में किसका लगता है? मद्रास हाई कोर्ट में। तमिलनाडु में लगता है तमिलनाडु का, पुडुचेरी का, ओके। महाराष्ट्र में किसका लगता है? महाराष्ट्र का तो लगता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। गोवा का भी लगता है, दमन दीव दादरा नगर हवेली का भी लगता है। ओवर मोर देन वन स्टेट, किसे केरल होगा कि बेटा ये लक्षद्वीप है, यूटी है, मोर देन वन स्टेट मतलब स्टेट की बात हो रही है, तो ये केरला हाई कोर्ट प्लस 1 यूटी। दिल्ली भी नहीं होगा, पटना भी नहीं होगा, गुवाहाटी, गुवाहाटी में पता है किसका लगता है? नहीं पता है तुम्हें किसका लगता है? असम का तो लगेगा, जो इसका खुद का स्टेट है। असम के अलावा नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, यही नहीं, अभी और सुनिए, मिजोरम, अरुणाचल, इन सब का जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट में लगता है। समझिए इस बात को। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का है जुरिस्डिक्शन मैक्सिमम स्टेट तक, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। 3 विच लिस्ट अलाउज बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन द सेम सब्जेक्ट। कौन सी लिस्ट है जिस पे दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं? रेजिडुअरी पे कौन कर सकता है? रेजिडुअरी लिस्ट पे कौन लेजिस्लेट कर सकता है? यूनियन। और ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। जहाँ पे भी सेंटर के पास ज़्यादा पावर देने की बात आए वो कनाडा। जैसे फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर, बाई सेंटर इन स्टेट, वो भी कनाडा, ओके। चलो, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स रीडिंग द कॉन्करेंट लिस्ट लॉज। तो समवर्ती सूची कानूनों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। यूनियन लॉज ओवरराइड स्टेट लॉ इन कॉन्फ्लिक्ट। स्टेट लॉ कैन प्रिवेल इफ रिजर्व्ड एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बदल लीजिए। देख रहा है विनोद, जीके के क्लास लगा के कंट्रोवर्सी से ध्यान भटकाया जा रहा है। अच्छा बेटा नीतीश। चलो भाई, तो आगे करें। तो यूनियन लॉ ओवर राइट्स बिल्कुल हमें पता है, अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करता है, बिल्कुल सही है। यानी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्टेट लॉ कैन प्रिवेल, वो प्रिवेल कर सकता है अगर वो उसको रिजर्व किया जाए और सहमति मिले उसको राष्ट्रपति की। ये भी सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आसान है, लेकिन टफ है ये स्टेटमेंट, ठीक है, टफ है नो डाउट। और हमने ये नहीं पढ़ा है टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ये टफ मैं मानूंगा, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। Which of the following statements regarding the implementation challenges of UCC is most accurate in the context of judicial interpretation in recent development? और ये हिंदी में रहा आपका, हिंदी वाले हिंदी में इसको करेंगे, ठीक है। हिंदी में पॉज कर लें और ये इंग्लिश में करिए इसको। ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही है।
UCC is enforceable only when ratified by all religious communities. एक सेकेंड, बैटरी डाउन हो गई. Only, all, गलत. The Law Commission of India 2018 recommended UCC for all religions to ensure safety. All है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंधी गलत मार देना है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा सा ऐसा क्रॉस लगा देते हैं कि गलत हो सकता है, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन मार्क मतलब श्योर नहीं हूँ, क्रॉस मतलब गलत होने के चांसेस हैं, टिक मतलब सही होने के चांसेस हैं. यानी कि अगर मुझे ऐसे इसको चूज़ करना पड़ा तो फिर मैं रॉन्ग चूज़ करूँगा इसको, अगर मुझे करने की नौबत आई तो. सुप्रीम कोर्ट हैज़ यूनिफॉर्मली डिक्लेयर्ड यूसीसी एज मैंडेटरी अक्रॉस स्टेट. सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आया है अनाउंसमेंट, यूसीसी हर राज्य मैंडेटरी है. ये तो गलत हो गया यार, ठीक है. ऐसा कोई तुमने सुना है सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर स्टेट में यूसीसी मैंडेटरी है. UCC is already implemented in Goa and Uttarakhand through their respective legislative framework. हमें पता है गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे आया, और उत्तराखंड में भी रिसेंट में है, करंट अफेयर का ही है. और गलत मानना था, मान लिया, ऑल देख रहा, ठीक है. ये हिंदी में रहा आपका. 59 व्हाट मेजर रिफॉर्म्स डज भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिंग. भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या लाया? आपको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना है. डिजिटाइजेशन किया एविडेंस का, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फंडामेंटल राइट. अरे भैया, अरे दैया, स्टेटमेंट देखो जरा ऑप्शन. सुप्रीम कोर्ट को एबॉलिश कर दिया इसने. ये कब हुआ? नया फंडामेंटल राइट ले आया, सारे जो एग्जिस्टिंग लॉज तो सबको हटा मारा. इसको करने के लिए तुमको नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस बेसिक कॉमन सेंस की जरूरत है. किशोर मकवाना अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज सिग्निफिकेंट इन विच इवैल्यूएटिव कॉन्टेक्स्ट. बता दीजिए. एग्रीकल्चर रिफॉर्म है ये. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एग्रीकल्चर और ट्रेड और ये इलेक्शन बड़ा फेवरेट है. एग्रीकल्चर से क्या लेना देना भाई, इसका पॉलिटिकल से क्या लेना देना है. कास्ट सेंसस लीडरशिप, सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड SC पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. देख रहा हो, होलिस्टिक अफर्मेटिव, होलिस्टिक अफर्मेटिव और क्या था तीसरी चीज़? होलिस्टिक अफर्मेटिव और क्या तीसरी चीज़ क्या थी? सोफिस्टिकेटेड. हाँ देख रहे, सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन. वाह 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 राजा जी. ऑप्शन नंबर डी. अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन द ऑर्डर दे आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिस ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए उसी ऑर्डर में तुमको लगा देना है, ठीक है. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर कौन सा है? 32 है. इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? फ्रीडम 25 से लेके 28, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 एंड राइट टू इक्वालिटी 14-18. तो बोले तो 4 3 2 1 गो. 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 तो ही नहीं. They are listed in the constitution. 32 constitutional remedies, right to freedom. ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, सॉरी. फ्रीडम ऑफ रिलीजन मैं थोड़ा समझ बैठा उसको. फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है वो, सिर्फ फ्रीडम है. तो 19-22. तो फिर क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा 4 2 3 1. 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द स्कीम एंड इट्स इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री. ये भी आसान है, कल भी हम लोगों ने तो स्कीम देखी थी ना, याद करो जल्दी से. मित्रा देखा था, टेक्सटाइल है टी, ठीक है. मित्रा का फुल फॉर्म वैसे क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरल पार्क्स. टेक्सटाइल है तो एग्रीकल्चर तो होगा नहीं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देखेगा. जनमन ये हमें पता है कि भाई जनजाति है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन. तो रूरल डेवलपमेंट ना होके मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगा, ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री होगी. तो ये भी गलत होगा, दोनों गलत हो गए. समर्थ टी से टेक्सटाइल है, समर्थ में ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी, समर्थ में टी टेक्सटाइल ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द एनफोर्समेंट ऑफ प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल के एनफोर्समेंट में कौन सा सही है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए. मूल विधियार नहीं हो पाएगा, है ना. 58 में चैलेंजेस का पूछा है, एक सेकेंड. Which of the following statement regarding the implementation challenges of UCC is most accurate in the context? Okay, एक second. Which of the following statement regarding the implementation challenges of UCC is most accurate in the context of judicial interpretations and recent
डेवलपमेंट्स। डी होगा भैया इसका, ठीक है। चैलेंज पूछा तो क्या हुआ, गलत को थोड़े ना टिक कर देंगे, ये तो गलत ही है ना, ये तो गलत ही है ना, ये तो गलत ही है ना, ठीक है। जो गलत उसको कैसे टिक कर देंगे। चलो, इज ट्रू इन रिलेशन टू द एनफोर्समेंट ऑफ, और चैलेंज अगर पूछा है तो चैलेंज होना भी चाहिए ना, गलत स्टेटमेंट देके थोड़ी ना आप चैलेंज उसमें थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं, चैलेंज पूछा है, होना भी तो चाहिए उस तरह के स्टेटमेंट्स। Governor's recommendation can lead to dismissal of a state government if it even if it enjoys majority. It can be extended indefinitely with the consent of prime minister. गलत है भाई, indefinitely तो extend हो सकता है बिल्कुल, इसलिए गलत नहीं है। हमने पढ़ा था कि सॉरी नेशनल इमरजेंसी इंडेफिनेट पीरियड तक एक्सटेंड हो सकती है, ये भी अपने आप में गलत है। इंडेफिनेटली नहीं, लिमिट होती है 3 साल की, 3 साल की लिमिट होती है प्रेसिडेंट रूल में, नेशनल इमरजेंसी की तरह नहीं होता ये, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल अनलेस सुप्रीम कोर्ट परमिट्स। हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या लेने देना प्रेसिडेंट रूल्स में। प्रेसिडेंट रूल कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, नो, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, तो पहला वाला सही हो गया। अब प्रेसिडेंट रूल को किन ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है, वो आर्टिकल नंबर 356 और 365 में लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये है कि सॉरी कि अगर ब्रेकडाउन हो जाए या फेलियर हो जाए, ब्रेकडाउन या फेलियर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट का, ब्रेकडाउन या फेलियर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट का, तो 365 में यह है कि अगर सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को स्टेट नहीं मानता है तो, ठीक है, उस केस में। 64, ये हिंदी में यार मैंने दिखाना भूल गया, सॉरी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्वाज़ाई फेडरल और फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, प्राइमरली ड्यू टू विच कैरेक्टरिस्टिक। क्यों क्वाज़ाई फेडरल बोलते हैं इसको, अगेन नॉलेज आपका आराम से काम आ जाएगा यहाँ पर। क्वाज़ाई फेडरल किसने बोला था, KCBRA ने बोला था, ओके। यार चेयर बहुत बोलती है मेरी, देखना। कोई सोल्यूशन है इसका, डिस्टर्ब करती है बीच में। द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन दी राज्यसभा, गलत है, इक्वल है ही नहीं ना राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताओ, कि यूएसए में अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, 25 स्टेट, मतलब जितने स्टेट हैं हर स्टेट से दो सीट निकल के आती हैं। इंडिया में क्या है, यूपी से 31, सिक्किम से 1, क्या इक्वल है, नहीं है, ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जहाँ से 1 सीट निकल के आती है। प्रेजेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्वाज़ाई फेडरल क्यों है। क्वाज़ाई फेडरल का मतलब आधा अधूरा फेडरल। फेडरल क्या होता है, जहाँ पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, लेकिन क्वाज़ाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी एंड पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये पूछ रहा है क्वाज़ाई फेडरल क्यों है, तो उसका रीज़न क्या है, वो सी है। ऐसा नहीं है डी गलत है, जैसे ए तो गलत ही है, वो अपने आप में स्टेटमेंट ही गलत है, बी और डी गलत नहीं है, लेकिन रीजन सही नहीं क्वाज़ाई फेडरल होने का। द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। क्यों भैया, किस कंट्री से बोरो किया, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड कैसे निकालते हैं, RED निकाल लेते हैं, डी से DPSP है, आर से राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है वो, और ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, RED रेड। यूएसए से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, ठीक है, ये सब लिया। यूके से सिंगल सिटीजनशिप लिया है, एकल नागरिकता, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल लिया है, मार्शल लॉ लिया है, प्रोरोगेटिव राइट्स ली है। कनाडा से अभी देखा रेजिडोरी पावर वेस्ट इन दी सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर इन स्टेट्स। एज पर दी BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले CRPC था अभी ये हो चुका है, पता है ना। इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कौन सही से डिस्क्राइब करता है, बताओ। एनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक फोन्स और कंप्यूटर्स, ओनली वीडियो कॉल, सिर्फ वीडियो कॉल ही आएगा, वीडियो कॉल, अच्छा वीडियो कॉल ही, लगता है ज़्यादा वीडियो कॉल कर लिया। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्डेड मैनुअली, जो मैनुअली रिकॉर्ड किए गए हैं वही। वर्बल मैसेजेस सेंड थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट्स ओनली, सिर्फ वर्बल डॉक्यूमेंट्स ही आएंगे। 2 तो हो गए एलिमिनेट। सर ये भी देखो, ये भी एक्सट्रीम कीवर्ड है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, एनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन ये सही है। हो सकता है आपको AC में डाउट है, BD तो आपने एलिमिनेट कर दिया होगा, लेकिन A वाला यहाँ पे सही होगा। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करी गई है
तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में काम आएगी। मतलब ये है कि वो वीडियो कॉल हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो ऑडियो कॉल हो सकता है, ठीक है, एनी इन्फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा इन इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा डिलेमा को रिप्रेजेंट कर रहा है यूसीसी? एज डिस्कस्ड इन डिबेट्स सराउंडिंग आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25। होता क्या है कि जब भी यूसीसी की डिबेट छिड़ती है, आर्टिकल 44 में हमें पता है दिया हुआ है यूसीसी, तो आर्टिकल 25 तुरंत आ जाता है लड़ने के लिए, यानी आर्टिकल 25 कोट करते हैं। क्यों? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए सेम तरह के कानून है। जैसे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, सबके लिए एक तरह का कानून। मुस्लिमों में शरिया चलता है, हिंदू में हिंदू जो कोड एक्ट है वो चलता है, कुछ नहीं, सबके लिए एक ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक है, तलाक हो गया, लेकिन हिंदुओं में कुछ और चलता है, नहीं, एक तरह का सब का लागू होगा। शेरा बानो ने यही बोला था, ठीक है, कि हिंदुओं में ऐसा होता है और हमारे में ऐसा क्यों नहीं होता। जैसे हिंदुओं में होता है कि भाई एलिमनी, यानी कि डिवोर्स हो गया तो एलिमनी आपको देते रहना है जीवन भर। यहाँ पे क्या है, कुछ टाइम तक आपको देना है और बस खत्म, 3 महीने तक देना और उसके बाद खत्म। तो ऐसा ये तो फिर उससे होता क्या, 25 क्या है, रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। अब मेरे धर्म में जो लिखा हुआ है मैं वैसे करूँगा, तो 25 क्या आ जाता है, रेस्क्यू में आ जाता है। तो बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा को इन इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी, जो डिबेट्स होती हैं। यूसीसी अलाउज जेंडर बेस्ड पर्सनल लॉ सिस्टम्स टू रिमेन अनटच्ड अंडर आर्टिकल 14। यूसीसी एनफोर्सेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भाई फेडरलिज्म का लेना देना यहाँ कहाँ से आ गया यूसीसी में, कहाँ से आ गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का लेना देना? यूसीसी ऑपरेशनलाइजेज द सेकुलर इथोस बाय कंप्लीटली एलिमिनेटिंग ऑल रिलीजियस लॉज। सारे धार्मिक नियमों को कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहा है। एक्सट्रीम कीवर्ड है कि नहीं है, है कि नहीं है? कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहा है सारे रिलीजियस लॉज को। यूसीसी अलाइंस विद आर्टिकल 44 बट मे बी सीन, मे, माइट, कुड, कैसे होते हैं? जनरलिस्टिक कीवर्ड्स होते हैं, ये सही होते हैं जो जिन भी स्टेटमेंट में ये होते हैं, जिन भी ऑप्शन में होते हैं। यूसीसी अलाइंस विद 44 बट मे बी सीन टू इन्फ्रिंज अपॉन रिलीजियस फ्रीडम, वही तो अभी डिस्क्राइब किया है। रिलेट भी तो कर सकते हो 44 और 25 से, क्यों? क्वेश्चन से रिलेट भी तो कर सकते हो 44 25, यहाँ 14 कहाँ गया बीच में? ये कुर्सी बहुत बोल रही है यार, देखो कुछ तो करना पड़ेगा इसका। द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन। भारत में संघवाद की प्रणाली शक्तियों को निम्नलिखित के बीच विभाजित करती है। फेडरलिज्म किसके बीच डिवाइड करती है? क्या मतलब अभी फेडरेशन को उतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं? सेंटर एंड स्टेट के बीच पावर का डिवीजन। Preamble of Indian Constitution declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Which of these terms were added to the preamble by the 42nd Amendment of 1976? I, S, S. Integrity, socialist, secular. Sovereign को नहीं जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया sovereign was not added. Justice, liberty was originally the part of the constitution. So was republic and democratic. Option number A. ऑप्शन नंबर ए। कमेंट में बताओ, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ये प्रिंसिपल्स किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं? जस्टिस के प्रिंसिपल्स किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं? लिबर्टी कितने तरह की है? 5। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी सिर्फ 1। जस्टिस 3। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस से, और ये लिया है हमने यूएसएसआर, जो रशिया, अर्स्टवाइल रशिया, उससे लिया हमने, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी को जोड़ा गया है, और इसमें डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन्ड है। वो क्या है? डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। ऐसा किस केस में बोला गया था? केशवानंद भारती केस में। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड, ये किस में बोला गया था? ये बोला गया था बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960 में, 1960 में। लेकिन है क्या, वो अभी पार्ट है और उसको अमेंड किया भी जा सकता है। एंड ये शुड नो कि प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन ऑन पावर टू द गवर्नमेंट। ना तो शक्ति देती है, ना तो लिमिटेशन है पावर्स में। स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स टू स्टेट्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 275। एक सेकंड रुको। Statutory grants to states by the union government under Article 275 of the Constitution are primarily recommended by which body? कौन रिकमेंड करेगा? NDC तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, नीति आयोग आने से खत्म हो गया था, प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ था और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी, ठीक है, ये सब खत्म हो गए थे।
तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 275 नीति आयोग आपको लगता है आर्टिकल 275 में होगा? हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी तक नहीं है नीति आयोग, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन होगा ये कुछ ऐसा? हाँ, फाइनेंस कमीशन है ना आर्टिकल में 280, उसी के आसपास वाली तो आर्टिकल है। लॉजिक लगने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वही मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नया बैच कब आएगा? यादव ब्रांड जी आएगा अभी बस कुछ ही दिनों में, मतलब मिड ऑफ सितंबर में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? अम्बेडकर जी थे। बेसिक सा क्वेश्चन, अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल बोला था ना आर्टिकल 32 को। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कितने मेंबर्स थे टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में? जल्दी बताओ कितने मेंबर्स थे। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट, तो लिख ही दिया उसने फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लिख ही दिया है उसने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7। थाला फॉर अ रीजन। कौन कौन था? अंबेडकर जी चेयरमैन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, सादुल्ला थे, मुंशी जी थे, BL मिट्टर थे। ठीक है, BL मिट्टर के जगह बाद में N माधवराव आ गए थे। DP खेतान थे, DP खेतान की जगह बाद में TT कृष्णमाचारी आ गए थे। गवर्नर इज स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। बिल्कुल सही है। ये एक सोली ऑन काउंसिल एडवाइस, वो सिर्फ काउंसिल की एडवाइस पे ही काम करता है। क्या सही आंसर होगा? क्या वो सिर्फ काउंसिल की एडवाइस पे ही काम करता है? द आंसर इज नो। वो अपने डिस्क्रिप्शन पे भी काम करता है, पता है? जी हाँ, जैसे कि अगर आपको बोलूँ ये स्टेटमेंट, आप बताना सही कि नहीं। प्रेसिडेंट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, प्रेसिडेंट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन बट गवर्नर हैज़। ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे काम कर सकता है, लेकिन गवर्नर के लिए लिखा है। जैसे वहाँ लिखा है गवर्नर के लिए कि वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है, वो एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो वो रिजर्व कर सकता है ऐसा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अभी मेरा जो पॉस्चर है ना वो राहुल गांधी की तरह है चलो तो ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए ऐसा डिस्क्रिप्शन पे ऐसा नहीं, वो काम करता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि मान लो कि चुनाव हुए लोकसभा के, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो उस केस में वो अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कर सकता है, क्योंकि अभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो। और ये उन पर एडवाइस बाइंडिंग होती है। 42nd अमेंडमेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग करी थी प्रेसिडेंट पे, लेकिन इस अमेंडमेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस गवर्नर पे बाइंडिंग नहीं करी थी। ध्यान रहेगा कि नहीं? फिर से रिपीट करूं, 42nd अमेंडमेंट ने ये बोला था, ये प्रेसिडेंट सुनो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तुमसे बोलेंगे उसको मान लेना एक ही बार में। लेकिन गवर्नर के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। और 44th अमेंडमेंट ने क्या बोला? 44th अमेंडमेंट ने बोला कि प्रेसिडेंट सुनो, तुम एक बार लौटा सकते हो। ठीक है, एक बार लौटा सकते हो। ठीक है मास्टर साहब, ये 79 रुपीज़ वाला टेस्ट क्या है? ये PTS है। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो उन्होंने लॉन्च करी थी वो है ये। दीपंजन सिकदर, ओके। अच्छा, रितेश मार रहे हैं, ओके। देखते हैं। इंडियाज इम्प्रूवमेंट इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज मोस्ट क्रिटिकली चैलेंज्ड बाय विच फैक्टर? तो कौन सा फैक्टर है जो चैलेंज करता है इंडियाज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? स्लो जुडिशियली लेजिस्लेटिव ओवररीच, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस से मीडिया बायस। इंडियाज इम्प्रूवमेंट इन दी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज मोस्ट क्रिटिकली चैलेंज्ड भाई। हाँ, रूल ऑफ लॉ में हम क्यों? क्योंकि हम लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून, एटलीस्ट ये दोनों तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे स्लो जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, अंडर सेक्शन 25 क्लॉज 1 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, what may the court do when a person is convicted in one trial for multiple offences? कोर्ट क्या कर सकते हैं अगर एक ट्रायल इज कन्विक्टेड इन वन ट्रायल फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस? मल्टीपल ऑफेंसेस किए हैं, ठीक है, एक ही मुकदमा लेकिन लगा है, एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। वो एक ही मुकदमे में कई सारे दोष हैं वो, तो कैन इम्पोज ओनली वन पनिशमेंट फॉर ऑल ऑफेंसेस? एक ही पनिशमेंट से काम चल जाएगा सारे? करो यार जल्दी से, खुद से करो। Can impose only one punishment? Answer is no. Can impose only one punishment for all the offences? सारे offences के लिए सिर्फ एक punishment. Must give the harshest punishment only
एंड रिमिट अदर पनिशमेंट ऑल टुगेदर। बाकी सारे पनिशमेंट को हटा दो और सबसे जो भयानक वाला है वही दो, सिर्फ वही दो। शैल सस्पेंड ऑल सेंटेंसेज अनलेस डायरेक्टेड बाई हायर कोर्ट इन द सेंट्रल। सारे सेंटेंसेज जो उस पर मुकदमे लगे सबको हटा दो, सब सस्पेंड कर दो जब तक कि ऊपर वाला कोर्ट कुछ नहीं बोलता है। मे इम्पोज, पकड़ा गए राजा जी, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रहा? मे माइट काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये मत सोचना कि अभी आंसर किया ये तो इसलिए मैंने अपने रूल्स बना दिए। आज से 2 साल पहले ही रूल्स बता चुका हूँ मैं, जाके देख लेना, सर्च करना निट्टो परमार SSC, ठीक है? ये आज से 2 साल पहले बता चुका हूँ। 2 साल क्या, आज से 4 साल पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो दूसरे चैनल पे परमार ऑफिसर्स पे जब CDS वगैरह के लिए पढ़ाता था तब, 4-5 साल पहले, ठीक है? चलो तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। लेकिन हमें अंधा नहीं मारना है, थोड़ा सा देख धाक के। मे इम्पोज पनिशमेंट टू रन इधर कॉन्करेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली एज अप्रोप्रिएट। वाव, होलिस्टिक, सोफिस्टिकेटेड, अफर्मेटिव। द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट, किसके पास पावर होता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर लेजिस्लेचर? अभी हमने देखा, कहाँ से लिया हमने, कहाँ से लिया? कनाडा से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स एंड यूटीज आफ्टर द स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 इज करेक्टली मैच्ड। हमें पता है कि जो स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था इसके तहत 14 स्टेट्स और कितनी यूटीज को क्रिएट किया गया था, जल्दी बताओ। झारखंड 2001 में नहीं, 2000 में क्रिएट किया गया था बाय सेपरेटिंग फ्रॉम दी बिहार। उत्तराखंड को यूपी से सेपरेट करके 2000 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को एमपी से सेपरेट करके 2000 में बनाया गया था। और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में बनाया गया था। 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ को क्रिएट किया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन किस कमीशन को बोलते हैं? तो ये कमीशन था JVP कमीशन। जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। ये 3 लोग थे। गलत है, ये कमीशन नहीं था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कौन सा था? फजल अली कमीशन। क्यों? क्योंकि ये कमीशन बना था 1948 में। इसने बोला कि राज्यों को भाषा के आधार पर मत क्रिएट करो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे क्रिएट करो। राज्य उग्र हो गए, फिर धार कमीशन बना। सॉरी, पहले तो धार कमीशन ही बना था 1948 में, ये भी उसी टाइम पे बना था। तो धार ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस से बनना चाहिए। इसके धार चेयरमैन थे। JVP ने भी सेम चीज़ बोली कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस से बनना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फजल अली कमीशन ने बोला कि बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को इसने निगेट कर दिया। उसी को स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं, जिसकी रिकमेंडेशन पे इसको एक्ट को पास किया गया था। ठीक, अगला सवाल है 78। ठीक, ऑर्डर में लगाना है। अगेन ऑर्डर में लगा सकते हैं, वही सेम चीज़, वही सेम क्वेश्चन है यार, फिर से क्या ही मैं बताऊँ। ठीक है, व्हाट काइंड, बता ही देते हैं, नहीं कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। ले बताया नहीं हमें, तो पैसा पूरा हमारा ले लिया लेकिन बता नहीं रहे। 1922, 14 से 18, 25 से 28, 23 से 24। ठीक, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। What kind of approach does the happiness index encourage in governance? Happiness index approach. What kind of approach does the happiness index encourage in governance? Legalistic, citizen-centric, resource-based, militaristic? बहुत आसान सा यार, बहुत आसान है। लोगों से संबंधित है, उनके खुशी से, तो सिटीजन-सेंट्रिक होगा। ठीक है, आसान है। आखिरी के 4 क्वेश्चंस पे आते हैं। Who was the होम मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, राजगोपालाचारी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, फिर सरदार पटेल थे। तो राजेंद्र प्रसाद तो नहीं थे, पहले प्रेसिडेंट थे ये इंडिया के। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट में ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। सी राजगोपालाचारी भी नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर पटेल साहब थे। ठीक है, एकमात्र, ठीक है, ओनली वेमेन कौन था फर्स्ट कैबिनेट में? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन था? रेलवे मिनिस्टर कौन था? ओनली वेमेन कौन था? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, अमृत कौर। एक्सटर्नल अफेयर्स जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। एंड रेलवे जॉन मथाई। लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह। विच इंडियन स्टेट डज एस जयशंकर रिप्रेजेंट द राज्यसभा? तो ये भी हम लोग, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ
वो आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज नंबर 5, तो वहाँ पर आपको नाम बताते नहीं कि भाई एस जयशंकर थे, वो किसी हाउस के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनको मिनिस्टर बना दिया गया, फिर गुजरात विधानसभा के थ्रू उनको भेज दिया गया राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी। What act replaces the Code of Criminal Procedure 1973? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को किसने रिप्लेस किया? BNSS। हमारे यहाँ पे एक गाना चलता था हमारे स्कूल में, हेल MTMHSS। भारतीय न्याय संहिता BNS, ठीक है। तो BNS ये था आपका इंडियन पीनल कोड, और ये था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1987, 1987 का जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको रिप्लेस किया था। Initially, when the Constitution of India was adopted on 26 November 1949, how many articles and schedules did it originally contain? तो कितने थे? 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स। अभी कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। ओथ और अफर्मेशन किस में दिया हुआ है? शेड्यूल से खूब क्वेश्चन है, याद है बेबी? याद नहीं, वो कुछ था, याद तो नहीं है, बस इतना याद है, लास्ट में बोलना होता था हेल MTMHSS ऐसे करके हुआ करता था वो, ठीक है। मतलब बड़े गजब चूतिया पे थे वहाँ पे स्कूल में, ठीक है। ये तो नेम और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हो गया। स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ का ई से एमोल्यूमेंट, एफर्मेशन एंड ओथ, थर्ड शेड्यूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ख़त्म हो गया यार, ये तो पता भी नहीं चला। सर एक बम शॉट SSC कंट्रोवर्सी पर भी ले लीजिए। अच्छा चलो भैया, ख़त्म हो गया। और अब कल बारी है किसकी? हिस्ट्री की है, फिर है साइंस की बारी, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इग्नाइट SSC जो नंबर है ऑफिशियल, जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप मैसेज कर दो, जो हमारा क्वेरी नंबर है, जहाँ पे क्वेरी वगैरह आती है। मैं नंबर बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। टेरेसा जी को हेल हाँ, टेरेसा जी को हेल किया जाता था। रुको एक सेकंड में नंबर बताता हूँ ना। कितने सही हुए बताओ? नंबर नोट करो जहाँ पर आप भेज देना, ये क्वेरी नंबर है, ठीक है। मेरा नंबर नहीं है ये। 9235798380, ओके। तो उस पर आप सेंड कर देना, ऐसा ऐसा है। सर चेयर में ऑयलिंग ऑन कर दीजिएगा। ऑयलिंग ऑन कर दे मतलब क्या, स्विच विच है क्या? देखते हैं ऑयल वगैरह डाल के भी। 70 सही है लगभग, ओके 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 ओके। फैट मैम पे ऑफर दीजिए। सर मैथ्स के टीचर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अब मैथ्स किससे पढ़े हम? लिखना भूल गए सर, आज भी गलत हुए हैं कुछ, ओके कोई नहीं। क्लास किया हाइड हो जाएगा? नहीं हाइड होगा। कौन सा बुक लूँ? एक ही ले सकता हूँ, फैटमैन ले लो फिर, अगर एक ही है तो। चलो भाई, तो ये परमार SSC की टेलीग्राम चैनल पे पूरी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कर सकते हैं डाउनलोड इसको, और डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास। 61 है सोनाली, ओके। 60 लोकेश, रोहित 78, ओके। चलो तो आगे मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू।